ओके सो देखो, अभी फाउंडेशन के एग्जाम में हमें क्या क्या चीज ध्यान रखनी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, तुम सबको एडमिट कार्ड आया है, जो कि तुम्हारा मतलब लाइक हॉल टिकट तुम बोलते हो वैसे एडमिट कार्ड है। देन उसके बाद में तुमको अपने स्मैश पोर्टल से लॉगिन करके तुमको एक स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड भी प्रिंट आउट लेना है, राइट। एंड प्लस साथ में अपना आधार कार्ड भी लेना है। ये तीन चीजें तुमको रिक्वायर्ड है, आधार, तुम्हारा स्टूडेंट आइडेंटिटी कार्ड एंड तुम्हारा एडमिट कार्ड। अगर तुम्हारे आई कार्ड पे फोटो और सिग्नेचर है तो किसी के भी अटेस्टेशन की जरूरत नहीं है। इफ फोटो एंड सिग्नेचर इज नॉट देयर देन मे बी तुमको वो अटेस्ट कराना पड़ सकता है इन ऑर्डर दैट तुम्हारा आइडेंटिटी वेरीफाई हो। बट इन दैट सिनेरियो ऑल्सो अपने साथ में अगर अपना आधार कार्ड रख लोगे तो वो अटेस्टेशन कराने की जरूरत नहीं है। क्लियर। नाउ अब एग्जामिनेशन कैसे, डिवाइडेड इन 2 डेज। फर्स्ट डे 45 मिनट्स पेपर नंबर 1 होगा, फिर उसके बाद 45 मिनट्स पेपर नंबर 2 है। बट क्या ऐसा होता है क्या कि 45 मिनट्स होगा 1.5 घंटे में? ऐसा नहीं है। जब तुम एग्जाम के सॉफ्टवेयर पे एग्जाम मतलब देखोगे तो वहां पे तुमको लेफ्ट साइड में तुमको 2 ऑप्शंस मिलेंगे, पेपर 1 पेपर 2। तो यानी जैसे तुमने 15 मिनट पेपर 1 अटेंड करने के बाद पेपर 2 पे गए तो तुम कर सकते हो वहां के भी क्वेश्चन मार्क करके आओ, फिर वापस पेपर 1 पे आओ, फिर पेपर 2 पे जाओ। तो यू कैन एनी नंबर ऑफ टाइम तुम लोग स्विच कर सकते हो। देन तुमको राइट साइड में एक पैनल मिलेगा, मतलब क्वेश्चंस का मिलेगा 50 क्वेश्चन का। किसी भी क्वेश्चन नंबर पे क्लिक करोगे सीधा वो क्वेश्चन नंबर खुल जाएगा। एग्जामिनेशन हॉल में जाते ही सबसे पहले कलर स्कीम ध्यान रखना कि तुमने कोई क्वेश्चन मार्क कर दिया तो उसका क्या कलर होता है, बिना मार्क के आगे चले गए तो उसका क्या कलर होता है। या वहां पे एक ऑप्शन होता है कि भाई तुमको इस आंसर में डाउट है, तुम्हें टाइम मिलेगा तो तुम वापस देखना चाहते हो, तो वो मार्क फॉर रिव्यू का क्या कलर होता है, ताकि वो अगर कलर चेंज होगा तो तुम डायरेक्टली उस क्वेश्चन पे जाके चेक कर सकते हो, बाद में टाइम बचेगा तो भाई मुझे उसमें और टाइम लगा के कैसे क्या सोचना है, क्या आंसर करना है। सो कभी कभी स्टूडेंट्स ऐसा भूल जाते हैं कि वो लोग है ना सामने से इन्फॉर्म करेंगे कि कब हमें पेपर 2 चालू करना है, ऐसा नहीं होगा। सो मेक श्योर फॉर सब कुछ एकदम ध्यान से तुमको ये करना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा प्रॉब्लम होता है कि मतलब पता ही नहीं था और पेपर 1 करते जा रहे 1 घंटा पेपर 1 में लगा दिया और बाद में जाके पता लगा अरे पेपर 2 तो वहीं पे गिवन था। तो वो कोई अलग से सेपरेट अनाउंसमेंट करने नहीं आते हैं, तो इसके लिए तुमको ये सब चीजें ध्यान रखनी है। देन इंस्टीट्यूट ने अपनी वेबसाइट पे एक मॉक टेस्ट दिया हुआ है, हो सके तो वो मॉक टेस्ट दो, तो तुमको पता लगेगा कि तुम्हारी प्रिपरेशन कैसे है, कितना क्या मार्क्स स्कोर हो रहा है। तो मॉक टेस्ट का एग्जामिनेशन दोगे जो इंस्टीट्यूट की साइट पे तुमको गिवन है। क्लियर। तो बेसिक क्राइटेरिया है, और भी क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है मैं तुमको टाइम टू टाइम अपडेट करता जाऊंगा। नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम हम बेसिकली रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं एंड वी आर टेकिंग टुडे 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लॉ के, हमें आज रिवाइज करने हैं, ये हमारा टारगेट है। सो the very first topic I am taking is introduction to law. सो अब यहाँ पे देखो लॉ कहाँ से डिराइव हुआ, कैसे बना, ये सब चीज के ऊपर ऐसे प्रोविजंस है। तो हमने सबसे पहले यहाँ पे देखा था कि लॉ यूनानिमस नहीं होता, हम जैसे जैसे अलग अलग जगह पे जाते हैं, अलग अलग लोगों से मिलते हैं, लॉ चेंज होता जाता है। सो लॉ के लिए कोई यूनानिमिटी नहीं है कि कहाँ से आया, सब लोग अलग अलग चीजें बोलते हैं। सो दैट्स व्हाई देयर वर वेरियस फॉलोअर्स, अलग अलग ऐसे थ्योरीज आते थे। तो सबसे फर्स्ट थ्योरी था नेचुरल थ्योरी। नेचुरल थ्योरी कौन फॉलो करता था? रोमन्स फॉलो करते हैं, हिंदूज फॉलो करते हैं। एंड नेचुरल कि भाई आप, हम बोलते हैं ना अंदर से जो हमारा आता है, क्या सही है क्या गलत है, जस्ट और अनजस्ट, क्या सही है क्या गलत है, उसके बीच में जो डिफरेंस होता है हम उसको लॉ बोलते हैं। या अपन जैसे हिंदू माइथोलॉजी में बोलते हैं धर्म और अधर्म, क्या चीज धर्म है क्या अधर्म है, उसके बेसिस पर हम लोग लॉ बनाते हैं। तो हमारा नेचुरल स्कूल ऑफ लॉ है। क्लियर, नेचुरल स्कूल वो इस कैटेगरी में आता है।
देन उसके बाद में सेकंड होता है पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन। तो यहाँ पे ये थ्योरी क्या बोलता है, द पर्सन हु इज पॉलिटिकली सुपीरियर, मतलब वो पर्सन जो किंग है वो रूल बनाएगा एंड बाकी सब प्रजा को वो फॉलो करना है। तो पर्सन जो पॉलिटिकली सुपीरियर है वो लॉ बनाएगा एंड बाकी सब को वो लॉ फॉलो करना है। सो बेसिकली यहाँ पे तीन मेन एलिमेंट हो गए। नेचुरल स्कूल का मेन एलिमेंट क्या था, जस्टिस। तो वैसे पॉजिटिविस्टिक थ्योरी में क्या एलिमेंट है, कमांड, ड्यूटी एंड सैंक्शन आर द मेन एलिमेंट्स अंडर पॉजिटिविस्टिक थ्योरी। सो अब यहाँ पे एक नॉर्मेटिव साइंस जो बोलता है कि भाई जो भी लॉ होता है इट इज अल्टीमेटली डिराइव फ्रॉम अ ग्रैंड नॉर्म, कुछ तो एक बेस होता है जहां से डिराइव होता है। जैसे अपने इंडिया में बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन से सारे लॉ डिराइव होते हैं, तो वो सारे ग्रैंड नॉर्म से आते हैं। ये पॉजिटिविस्टिक डेफिनेशन है। देन उसके बाद में हिस्टोरिकल डेफिनेशन क्या होता है, ये बोलते हैं लॉ इज फाउंड नॉट मेड, किसी ने बनाया नहीं है, लॉ अपने आप हमें मिला है। सो जो हमारे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो कस्टम्स चल रहे हैं वो कस्टम्स प्रिवेल करते हैं, कस्टम विल प्रिवेल ओवर लॉ। देन उसके बाद में सोशियोलॉजिकल डेफिनेशन, तो बोलता है कि लॉ जनरली बनता है सोसाइटी के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए, आपको जो काम करना पड़े उसको हम लॉ बोलेंगे। सो इट्स बेसिकली जहां पे ज्यादा लोगों को बेनिफिट हो रहा है उसके अकॉर्डिंगली अगर हम कुछ डिसीजन लेते हैं तो वो लॉ की कैटेगरी में आता है। सो सोशियोलॉजिकल, सोसाइटी, पब्लिक वेलफेयर सबसे इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। देन उसके बाद में रियलिस्टिक डेफिनेशन ऑफ लॉ। रियलिस्टिक डेफिनेशन क्या है, ये कॉम्बिनेशन होता है पॉजिटिविस्टिक थ्योरी एंड सोशियोलॉजिकल थ्योरी का। द पर्सन हु इज पॉलिटिकली सुपीरियर वो लॉ बनाएगा, किसके लिए लॉ बनाएगा, जनरल पब्लिक के लिए, पब्लिक वेलफेयर के लिए। सो यहाँ पे लॉ प्री सपोजेज अ स्टेट, कि एक स्टेट होता है एंड वो लॉ बनाएगा पब्लिक वेलफेयर के लिए, व्हाट मोस्ट इंपॉर्टेंट पे रहता है। क्लियर। सो लॉ को इफेक्टिव करना, लॉ को इफेक्टिव कैसे बनाया जाता है, तो जो डिसऑबे कर रहा है उसको कुछ डैमेजेस पे करना है, हम उसको पनिशमेंट देंगे, उसको वो काम करने से रोकेंगे, तो इस तरीके से हम लॉ को इफेक्टिव बनाते हैं ना। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ लॉ। तो हम ऐसा देखते हैं कि लॉ इज नॉट स्टैटिक। स्टैटिक मतलब क्या होता है, जो चीज फिक्स रहता है। तो हम ऐसा बोलते हैं लॉ डायनामिक नेचर का है, कि आप जैसे जैसे अलग अलग लोगों के बीच में जाओगे, जैसे लैंग्वेज चेंज होता है वैसे लॉ भी चेंज होता जाता है, राइट। तो लॉ कभी भी स्टैटिक नहीं है, ये इसका मेन सिग्निफिकेंस है। यहाँ पे इतना ही पार्ट है रिलेवेंट। नाउ सोर्सेज ऑफ इंडियन लॉ, लॉ कहाँ से डिराइव हुआ, तो उसके पीछे हम बोलते हैं बहुत सारे अलग अलग सोर्सेज है। एक होता है प्राइमरी सोर्स, एक होता है सेकेंडरी सोर्स। प्रिंसिपली लॉ कहाँ से आया एंड सेकेंडरी कोई ऑलरेडी लॉ बना हुआ था, हमने वहां से वो लॉ लिया है, उसको सेकेंडरी सोर्स बोलते हैं। तो अभी प्रिंसिपल सोर्सेज ऑफ लॉ में क्या आता है, तो वहां पे फर्स्ट है हमारे जो कस्टम्स है वो हमारा लॉ बन जाता है। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो लोग फॉलो करते जा रहे कस्टम को लॉ बना देते हैं। कोर्ट ने क्या डिसीजंस दिए हैं उसके बेसिस पे लॉ बन जाता है। कोई स्टैट्यूट या लेजिस्लेशन जो बना है उसके बेसिस पे लॉ बनेगा। या फिर जैसे हमारे कोई रिलीजियस लॉ होता है, हिंदू मुस्लिम या कुछ भी ऐसा पर्सनल लॉ होता है, तो वो जो फॉलो करते हैं उसी के बेसिस पे ऐसा लॉ बन जाता है, राइट। सबसे पहले हम देखते हैं कस्टम क्या होता है। कस्टम मीन्स एक ऐसी प्रथा जो सब लोग फॉलो कर रहे हैं, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत सारे लोग फॉलो कर रहे हैं, बहुत ही एंशियंट सोर्स है कि जो फॉलो होता है हम उसी को फॉलो करते हैं। मैंने जैसे बेसिक एग्जांपल दिया था कि हम जैसे लॉ बनाते हैं कि रात में लाउड स्पीकर नहीं बजाना, तो रीजन क्या है, क्योंकि रात को लोग सोते हैं। तो लोग रात को क्यों सोते हैं, क्योंकि अर्लियर टाइम में जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होता था पीपल यूज्ड टू वर्क ड्यूरिंग डे एंड स्लीप ड्यूरिंग नाइट। तो एक ऐसा कस्टम चला आ रहा है एंड उसी कस्टम के बेसिस पे सारे वो लॉ बनते हैं। तो कस्टम भी एक सोर्स ऑफ लॉ की कैटेगरी में आता है, राइट। सो हिंदू लॉ में कस्टम बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, बट मुस्लिम लॉ के अंदर कस्टम की कोई जगह नहीं है। उनके लिए तो जो उनके प्रॉफिट ने बोला वही वो लॉ हो जाता है, उसी को फॉलो करते हैं। देन कस्टम का क्लासिफिकेशन कैसे होता है, तो इस पे रिलेटेड हमने एक चार्ट देखा था एंड उसके थ्रू हमने समझा था कि कस्टम, हाउ कस्टम इज क्लासिफाइड। तो हम देखते हैं कस्टम को मतलब क्लासिफाई कैसे करेंगे। तो एक होता है कस्टम विद सैंक्शन, कस्टम विद सैंक्शन, और एक होता है कस्टम विदाउट सैंक्शन। विद सैंक्शन मतलब कोई एक ऐसा कस्टम है जो लोग फॉलो करते हैं, विदाउट सैंक्शन मतलब लोग उसको फॉलो नहीं करते क्योंकि उसके पीछे कोई ऐसा लॉजिकल रीजनिंग इन्वॉल्व नहीं है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, ट्यूसडे को नाखून नहीं काटना है, थर्सडे को साबुन नहीं लगाना है, ऐसे दादी जी दादाजी और ऐसे बोलते थे, बट कोई वैलिड रीजन नहीं लगता क्यों ऐसा नहीं कर सकते। सो देयरफॉर पीपल डू नॉट बैक दैट थिंग, पीपल नहीं बोलते कि नहीं ऐसा कुछ होता है, तो उसको विदाउट सैंक्शन बोलते हैं। जनरल पब्लिक उसको फॉलो नहीं करता है। वेयर एज
कस्टम विद सैंक्शन क्या है। कस्टम विद सैंक्शन मतलब जिसको पीपल भी फॉलो करते हैं। तो यहाँ पे भी दो पार्ट हो जाते हैं, एक होता है लीगल सैंक्शन और एक हो जाता है कन्वेंशनल। लीगल मतलब लॉ भी बैकअप करता है कि यस ऐसा कस्टम होता है, एंड कन्वेंशनल मतलब लीगली लोग उसको नहीं वैलिड मानते, बट बहुत सारे एक लार्ज नंबर ऑफ पीपल है जो उसको फॉलो, तो वो विद सैंक्शन की कैटेगरी में जाता है। सुबह वाली थोड़ा अपनी अच्छी नहीं, काफी वाली खाओ। नाउ कस्टम विद सैंक्शन मतलब लीगल सैंक्शन क्या हो गया। लीगल सैंक्शन इज बेसिकली कि लॉ उसको बैकअप दे रहा है, कन्वेंशन मतलब लार्ज सेक्शन ऑफ पब्लिक उसको फॉलो कर रहा है बट उसको लीगल सैंक्शन नहीं है, लॉ उसको वैलिड नहीं मानता है। जैसे हम देखते हैं साउथ में से जलीकट्टू और चलता है, बैल को पीछे दौड़ाते हैं, आपके ऊपर से निकलेगा तो अच्छा है। बिहार और साइड में कोई गांव है जिधर पत्थर मारते हैं, आपको टच होगा पत्थर तो बहुत अच्छा है। तो लॉ उसका बैकिंग नहीं कर रहा, बट एक लार्ज सेक्शन ऑफ पब्लिक उसको फॉलो करता है, तो हम बोलते हैं पब्लिक ने सैंक्शन किया हुआ है, पब्लिक उसको मानता है। कस्टम विद सैंक्शन हो गया, कस्टम विदाउट सैंक्शन हो गया। देन उसके बाद में जो लीगल सैंक्शन है इसको हम फर्दर डिवाइड करते हैं कि लीगल सैंक्शन एक तो होता है लोकल और एक होता है जनरल। लोकल एंड जनरल। लोकल को हम फर्दर दो पार्ट में क्लासिफाई करते हैं, एक तो होता है ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल और एक होता है पर्सनल लॉ। सो ज्योग्राफिकल मतलब एक पर्टिकुलर एरिया के लोग कोई कस्टम फॉलो करते हैं। अब वो पर्टिकुलर एरिया के लोग हैं तो चाहे कोई भी कम्युनिटी के हो, एरिया सेम है बट डिफरेंट कम्युनिटी के लोग भी उसको फॉलो करते हैं, तो वो ज्योग्राफिकल कस्टम हो गया, लोकल ज्योग्राफिकल कस्टम। मैंने एग्जांपल लिया था, जैसे हम गणपति के टाइम पे गणपति विसर्जन करते हैं महाराष्ट्र में, नियर बाय कोई स्टेट में फॉलो होता है बट नॉर्थ इंडिया में थोड़ी होता है, तो हम इसको लोकल ज्योग्राफिकल कस्टम बोलते हैं। लोकल पर्सनल लॉ कस्टम मतलब सेम कम्युनिटी के लोग हैं, अब वो सेम कम्युनिटी के लोग चाहे कोई भी एरिया में जाए वो अपने कस्टम को साथ में लेके जाते हैं। सो मैंने एग्जांपल लिया था कि जैसे वो करवा चौथ वाला रहता है पंजाबी का, चाहे वो यूएस में रहे, यूके में रहे, इंडिया में केरला में रहे, गुजरात में रहे, कहीं पे भी रहे, बट वो अपने कस्टम को फॉलो करेंगे, तो उसको पर्सनल लॉ कस्टम बोलते हैं। एंड जनरल कस्टम क्या है कि जब एक कम्युनिटी, सारी कम्युनिटी के लोग कोई भी कम्युनिटी के कोई भी एरिया में उस कस्टम को फॉलो करते हैं। जैसे हम क्रिसमस सेलिब्रेट करते हैं या दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, तो कोई भी मतलब बहुत सारी कम्युनिटी के लोग अलग अलग एरिया में उसको फॉलो करते हैं, उसको जनरल कस्टम बोला जाता है। तो ये बेसिकली क्लासिफिकेशन ऑफ कस्टम था। देन उसके बाद में हम देखते थे रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड कस्टम क्या होता है, कि कस्टम को हम वैलिड कब बोलेंगे, व्हाट आर द रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड कस्टम। रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड कस्टम, तो इसके लिए मैंने तुमको याद कराया था कि तुमको C4PURI याद करना है, C फॉर पूरी, राइट। तो क्या क्या है रिक्विजिट्स ऑफ वैलिड कस्टम, तो हमने देखा था सी, कस्टम जो भी होगा वो कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब सेम, कंसिस्टेंट हो, सेम रहे, बार बार चेंज नहीं हो। देयर मस्ट बी सर्टेनिटी अबाउट कस्टम, इट मस्ट बी इन कंफर्मिटी विथ लॉ, इट मस्ट बी इन कंफर्मिटी विथ लॉ। देन वहां पे कंपल्सरी ऑब्जर्वेंस होना चाहिए कि हमने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम देखा है कि लोग ऐसा ही काम करते हैं। सो ये चार सी पे डिपेंडेंट है। फिर पी क्या है, देयर मस्ट बी पीसेबल एंजॉयमेंट, पीसफुली सब लोग उसको एंजॉय कर पाए, तो पीसेबल एंजॉयमेंट होना चाहिए। देन यूनैनिमिटी ऑफ ओपिनियन होना चाहिए, यूनैनिमिटी ऑफ ओपिनियन होना चाहिए। देन उसके बाद में रीजनेबल होना चाहिए कस्टम, देयर मस्ट बी रीजनेबलनेस इन कस्टम, एंड कब से फॉलो कर रहे हैं हमें पता नहीं, सो ये इममेमोरियल होना चाहिए, या बेसिकली एंटीक होना चाहिए। देन उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते थे जुडिशियल प्रेसिडेंट,
तो कोर्ट का कोई डिसीजन आता है तो हम उसको एक प्रेसिडेंट मानते हैं, जो पहले डिसीजन आया है आपको वही फॉलो करना है। तो यहाँ पे हम वेरियस कंसेप्ट देखते थे, जैसे कि जुडिशियल प्रेसिडेंट, अ कोर्ट इज बाउंड बाय इट्स ओन डिसीजन। फिर हम देखते थे रेशियो डिसीडेंट भी आता था कि कोई भी केस में से रेशियो हम ड्रॉ कर लेते हैं एंड सब लोअर कोर्ट्स को फॉलो करना है। लोअर कोर्ट इज बाउंड बाय डिसीजन ऑफ अपर कोर्ट, उसको रेशियो डिसीडेंट भी बोलते थे। देन बहुत सारे कोर्ट कोई डिसीजन को फॉलो कर रहे हैं, तो इन सच अ सिनेरियो स्टेयर डिसाइसिस, एक डिसीजन जो बहुत लोगों ने फॉलो किया, स्टेयर हम देख रहे हैं यही डिसीजन आ रहा है, तो जो चीजें ऑलरेडी सेटल्ड है उसको अनसेटल नहीं करनी चाहिए, हम उसी को फॉलो करेंगे, तो वो स्टेयर डिसाइसिस की कैटेगरी में आता है। एंड किसी मैटर पे अगर लॉ नहीं बना हुआ है तो सुप्रीम कोर्ट कुछ गाइडलाइंस दे देता है कि आपको कैसे प्रोसीड करना है उसके अंदर, उसको हम ऑबिटर डिक्टा के वे में ट्रीट करते हैं। तो ये 4 कंसेप्ट्स थे, वर्ड ध्यान रखना है, जुडिशियल प्रेसिडेंट, रेशियो डिसिडेंडी, स्टेयर डिसाइसिस एंड ऑबिटर डिक्टा। कुछ भी जैसे एक एक मार्क के लिए जैसे एमसीक्यू में तुमको पूछ सकते हैं कि इसका क्या मीनिंग होता है। फिर हमने हाई कोर्ट में देखा था, एक जज होता है तो स्मॉल बेंच बोलते हैं, 2 जज होता है तो डिविजनल बेंच बोलते हैं, और 3 और मोर जज है तो उसको फुल बेंच बोला जाता है। तो डिसीजन ऑफ डिविजनल बेंच विल प्रिवेल ओवर स्मॉल बेंच एंड डिसीजन ऑफ फुल बेंच विल प्रिवेल ओवर डिविजनल बेंच। ऐसा करके हमने कंसेप्ट देखा था, तो जुडिशियल प्रेसिडेंट से रिलेटेड है। तो प्रेसिडेंट को हम कैसे क्लासिफाई करते थे, तो हम ऐसे देखते थे प्रेसिडेंट को 4 वे में क्लासिफाई करते थे। एक तो होता था ओरिजिनल प्रेसिडेंट, जिसका कोई फर्स्ट टाइम डिसीजन आया अपने आप में फर्स्ट टाइप का केस है तो वो ओरिजिनल प्रेसिडेंट हो गया। देन परसुएसिव प्रेसिडेंट, जो हमें फॉलो करना चाहिए बट कंपल्शन नहीं है बट इट मस्ट बी फॉलोड, तो परसुएसिव की कैटेगरी में आता है। एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव, फॉलो करना ही पड़ेगा, आपके पास ऑप्शन नहीं है, यू हैव टू कंपल्सरीली फॉलो दैट, उसको एब्सोल्युटली ऑथोरिटेटिव बोलते हैं। एंड देन कंडीशनली ऑथोरिटेटिव, अगर कुछ सर्टेन कंडीशन हुआ तो आपको ये फॉलो करना पड़ेगा, अदरवाइज आपको फॉलो करने की जरूरत नहीं है, तो उसको हम कंडीशनली ऑथोरिटेटिव बोलते हैं। तो ऐसे 4 टाइप के ऐसे प्रेसिडेंट्स होते हैं। देन स्टेयर डिसाइसिस, रेशियो डिसिडेंडी, ऑबिटर डिक्टा, ये सब हमने देखा। फिर स्टैट्यूट एंड लेजिस्लेशन, तो कॉन्स्टिट्यूशन, पार्लियामेंट जो लॉ पास करता है वो प्रिंसिपल प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है। तो जैसे कोई भी बिल बनेगा, लोकसभा राज्यसभा में पास होता है, प्रेसिडेंट का साइन होता है, तो वो सारा किसमें जाता है, स्टैट्यूट या लेजिस्लेशन जो बना वो एक प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ है, क्योंकि हमने पार्लियामेंट में उसको बनाया है। क्लियर? मैं जैसे जैसे पढ़ा रहा हूँ बस वैसे वैसे पढ़ते जाओगे, अंदर का इनडेप्थ ऐसे याद रखने की जरूरत नहीं, ऊपर ऊपर के हेडिंग्स हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एग्जाम में आएगा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी सोर्स ऑफ लॉ, क्वेश्चन ऐसे इजी इजी दिखेंगे तुमको। देन पर्सनल लॉ क्या रहता है, तो कोई भी, जैसे हम कम्युनिटी बोलते हैं, हिंदूज होते हैं, मुस्लिम्स होते हैं, तो अपने अपने रिलीजन को फॉलो करते हैं, तो डेट मस्ट बी फॉलोड, तो पर्सनल लॉ कस्टम की कैटेगरी में आता है, राइट। देन उसके बाद में सेकेंडरी सोर्स ऑफ लॉ में क्या आता है, तो पहला है जस्टिस, इक्विटी एंड गुड कंसाइज। इसका मतलब क्या कि जो आपको सही लगता है, जस्टिस सबके साथ में सही होना चाहिए, सबको बराबर ट्रीट करना है, एंड आपका इनर सेल्फ जो बोले जो सही है उसको आपको फॉलो करना है, तो वो जो हमें लगता है हम उसके बेसिस पे लॉ बना देते हैं। फिर हमारा इंडियन लॉ का सबसे इंपॉर्टेंट सोर्स है इंग्लिश लॉ, क्योंकि ब्रिटिशर्स आए थे तभी इंडिया में लॉ एंड ऑर्डर एस्टेब्लिश हुआ था। तो अब यहाँ पे क्या पॉइंट आता है कि ब्रिटिशर्स का लॉ कॉमन लॉ रहता है, तो वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन और रिटर्न नहीं है, पीपल से वोटिंग कराते हैं, उस बेसिस पे वोट होता है, तो कॉमन लॉ के बेसिस पे हम अपने वो लॉ बनाते हैं। देन लॉ मर्चेंट, बिजनेस में क्या चल रहा है उनके टर्म्स डील्स के हिसाब से लॉ बन जाता है, उसको लॉ मर्चेंट बोलते हैं। देन प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सबको बराबर ट्रीट करना है, वो प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी की कैटेगरी में आता है। एंड द लास्ट इज स्टैट्यूट लॉ, मतलब जो उन्होंने वहां पे पार्लियामेंट में पास करके बनाया उसको स्टैट्यूट लॉ बोलते हैं। तो इंग्लिश लॉ के भी 4 सोर्स है, ठीक है। इंग्लिश लॉ इज अ सेकेंडरी सोर्स ऑफ इंडियन लॉ, और इंग्लिश लॉ के भी 4 सोर्स है। क्या क्या है वहां पे, कॉमन लॉ, लॉ मर्चेंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी एंड स्टैट्यूट लॉ। एग्जाम में हेडिंग में ही कंफ्यूज हो जाओगे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंग्लिश लॉ, तो वहां पे तुमको देंगे कस्टम, कॉमन लॉ, लॉ मर्चेंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी। बताओ आंसर क्या होगा? कस्टम। समझ रहे हैं? और कस्टम दिखती नहीं, कस्टम तो सोर्स ऑफ लॉ था, ऐसा मत करना, वो इंडियन में प्राइमरी है, बट यहाँ पे तो हम इंग्लिश लॉ का सोर्स पूछ रहे हैं, तो हमें अकॉर्डिंगली वो वर्ड्स ध्यान देना है। आंसर करने से पहले क्वेश्चन को 2 बार रीड करना, इंश्योर होकर आंसर करना, कहीं वो क्वेश्चन में नॉट वर्ड, अनलेस वर्ड तो नहीं है। ऐसे क्वेश्चन है ना, पूरा मतलब आती हुई चीज तुमको रॉन्ग कर देंगे, 2-2 मार्क का सवाल है अपना। देन उसके बाद में मर्केंटाइल और कॉमर्शियल लॉ, बिजनेस रिलेटेड लॉ जो रहता है कहां से आता है, तो हम ऐसा बोलते हैं कुछ लॉ होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन होते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में बना है। एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ होते हैं जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज बनाते हैं। फिर वो क्रिमिनल लॉ आता है, सिविल लॉ आता है, मर्केंटाइल लॉ आता है।
देन मर्केंटाइल लॉ के सोर्स क्या है? तो देखो जो इंग्लिश लॉ के सोर्स थे ना, वही मर्केंटाइल लॉ के सोर्स है। क्या क्या? लॉ मर्चेंट, स्टैट्यूट लॉ, कॉमन लॉ एंड प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी, सेम, चारों सेम है। मैंने तुमको वहां पे मार्क भी कराया होगा, इट इज सेम एज इंग्लिश लॉ, इसके भी सोर्स वही होते हैं। इंडिया में मर्केंटाइल लॉ का क्या सोर्स है? इंग्लिश मर्केंटाइल लॉ से हमने हमारे लॉ उठाए, इंडियन लेजिस्लेचर ने जो एक्ट बनाया, पार्लियामेंट और ने वो बनाया, जुडिशियल डिसीजंस एंड कस्टम जो अपने इंडिया के सोर्स है वो इंडिया में आएंगे। ध्यान रखना कस्टम इंडियन लॉ के अंदर है, इंग्लिश लॉ के अंदर ऐसा कस्टम वर्ड उन्होंने यूज नहीं किया है। क्लियर? देन उसके बाद में इंडियन लीगल सिस्टम और उसका एग्जीक्यूटिव फंक्शंस के वे में गिवन है, क्या रहता है। देन लीगल टर्मिनोलॉजी एंड मैक्सिम्स है। सो मैंने तुमको बताया था कि तुमको सर्टेन चीजें यहाँ पे पढ़नी है, सारी रीड करने की जरूरत नहीं है। सो अगेन मैं फिर से मार्क करा रहा हूँ कौन कौन से पढ़ना है। देखो एब इनिशियो पढ़ो, फ्रॉम द बिगिनिंग होता है। एड इडम जो हमारे कोर्स में है ना वही चीज है, कंसेंसस एड इडम, सेम थिंग सेम सेंस, ऐसा हम पढ़ते थे। क्लियर? देन उसके बाद एड इंफिनिटी, तो देखो वर्ड इंफिनिटी से लिंक हो गया। एड वैलोरम तो वैल्यू से लिंक हो गया। ऑल्टर ईगो सेकंड आइडेंटिटी लिविंग विद इन अ पर्सन। एमिकस क्यूरी फ्रेंड ऑफ द कोर्ट बोलते हैं। ऑडी ऑल्टरम पार्टम दूसरी साइड को भी सुनो, खाली एक जने की बात मत सुनो। बोनाफाइड गुड फेथ। देन डी फैक्टो ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट। डी जुरे इन द बेसिस ऑफ लॉ। डी नोवो, नोवो मतलब न्यू। डी हॉर्स मतलब आउटसाइड ऑफ, तो जो ऐसा अलग लगता है वो याद करने का। एक्स ग्रेशिया एज अ मैटर ऑफ ग्रेस और फेवर। देन एक्स ऑफिशियो, एक्स ऑफिशियो क्या रहता है? तो अगेन बाय वर्च्यू ऑफ ऑफिस। एक्स पार्टे बिना सामने वाले पार्टी के कुछ डिसीजन दे देते हैं। देन फैक्ट अकम्प्लाई, अकम्प्लिश दैट। एक्टस रियस गिल्टी एक्ट, ये और मेंस रियस सेम होता है। देन इन पर्सनम अगेंस्ट अ पर्टिकुलर पर्सन। इन रेम अगेंस्ट नो स्पेसिफिक पर्सन, तो ऐसा टर्म हमने कॉन्ट्रैक्ट एक्ट और में देखा था, इन पर्सनम क्या होता है और इन रेम और क्या होता है। देन इंटर एलिया अमॉन्ग्स अदर थिंग। इंटर वाइवोस मतलब बिटवीन लिविंग पर्सन। इन स्टेट एक पर्सन मर गया बिना विल लिखे, यानी अपनी प्रॉपर्टी को डिस्पोज करे बिना उसकी डेथ हो गई, तो अगर ही डाइज इन स्टेट बिना विल लिखे मर गया तो उसकी प्रॉपर्टी इंडियन सक्सेशन एक्ट और उसके हिसाब से ऐसा डिस्ट्रीब्यूट होता है। देन इंट्रावायस विद इन द पावर्स। ipso facto by mere fact, ipso jure by mere law. list pendencies pending suit, pendent pending ऐसे याद रहना चाहिए। देन उसके बाद में नेक्स्ट देखो लोकस स्टैंडी, मतलब मेरी भी बात सुनो, मेरे को इग्नोर नहीं कर सकता। आई ऑल्सो हैव अ लोकस स्टैंडी। मेंस रिया गिल्टी माइंड, मैसने प्रॉफिट, मतलब तुम किसी की प्रॉपर्टी को जबरन कोई कब्जा करके बैठो और उस पर जो प्रॉफिट अर्न करो तुम्हारे लिए मैसने प्रॉफिट है। यू आर नॉट एंटाइटल्ड टू सच प्रॉफिट, बट फिर भी तुम्हें प्रॉफिट हुआ है। देन मॉडस ऑपरेंडी, मुटेटिस मुटेंडिस, ये दो टर्म्स तुम्हें देखने की जरूरत नहीं है। क्विड प्रो क्यो डेफिनेटली देखना पड़ेगा, समथिंग इन रिटर्न। देन रेशियो डिसिडेंडी हमने ऑलरेडी देखा। रेस जुडिकाटा रूल, मतलब एक बार एक चीज डिसाइड हो गया तो उसको बार बार नहीं सुनेंगे। सिने डाई विदाउट अ डे बीइंग फिक्स्ड। देन स्टेयर डिसाइसिस हमारे कोर्स का है, तो जो हमारे कोर्स के हैं वो वाले पार्ट तुमको ध्यान रखना है। तो वो जो जो मैंने तुमको मार्क कराए हैं ये सब चीजें तुमको पढ़नी है, बाकी का तुम ऊपर ऊपर से देख सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। अल्ट्रावाइज में हम देखते हैं बियॉन्ड द पावर्स, अल्ट्रावाइज द मेमोरेंडम ऐसा वर्ड हम पढ़ते हैं। सो ये सब टर्म्स मैगजीन ध्यान रखो। देन केस स्टडी का साइटेशन और तुमको बताया था, तो यहाँ पे खाली मैगजीन्स के जो फॉर्म है ये याद रखो। AIR इज ऑल इंडिया रिपोर्टर, SCC सुप्रीम कोर्ट केसेस, CLJ इज कंपनी लॉ जर्नल। देन उसके बाद में ITR इज इनकम टैक्स रिपोर्ट एंड LR इज लेबर रिपोर्ट। तो खाली ये टर्म्स ध्यान रखो, दैट इज सफिशिएंट। बाकी केस स्टडी वाला कुछ भी ऐसा काम का नहीं है। क्लियर? सो if you have any doubt in this particular topic, please ask it right now, otherwise I'll be moving towards the next topic. ये जो पीछे क्वेश्चंस गिवन है ना प्लीज सॉल्व कर लेना, इनमें से भी कभी कभी एग्जाम में रिपीट हो जाते हैं, पीछे वाले क्वेश्चन सॉल्व कर लेना। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं कंपनी लॉ 1। सो यहाँ पे the word company has been derived from the word come, coming together of two person and penis, that is bread. So दो लोग जब साथ में मिलते हैं, एक जनरल वर्ड है, मैं वहां तक जा रहा हूँ, मुझे कंपनी देगा क्या? So when people join together, तो यहाँ पे है कंपनी इन ब्रॉडर सेंस क्या हो गया? एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन फॉर प्रॉफिट, तो इट इज वॉलेंट्री एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। कंपनी को हम क्या बोलते हैं? इट इज अ
वॉलंटरी एसोसिएशन फॉर प्रॉफिट। सो एज पर कंपनीज एक्ट 2013, कंपनी क्या है? कंपनी मीन्स अ कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट और एनी अदर प्रीवियस लॉ। यानी इंडिया में जो रजिस्टर्ड है वो हमारे लिए कंपनी है। अगर इंडिया के बाहर रजिस्टर्ड होगा तो हम उसे बॉडी कॉर्पोरेट बोलेंगे, बट कंपनी नहीं बोलेंगे। क्लियर? बॉडी कॉर्पोरेट वाइडर टर्म है, सब इंक्लूड कर लेगा, कंपनी को भी इंक्लूड कर लेगा, बट कंपनी मीन्स कंपनी फॉर्म्ड एंड रजिस्टर्ड अंडर इंडियन कंपनीज एक्ट। देन अब देखो कंपनी के कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं, कंपनी के फीचर्स क्या हैं। सो आई हैड गिवन यू अ स्लोगन टू रिमेंबर दिस पर्टिकुलर थिंग कि कंपनी के फीचर्स क्या होते हैं। तो वहां पे देखते थे सी लॉस्ट पीसीसी, मेजॉरिटी सारे यहीं पे कवर हो जाते हैं। सी क्या था? कंपनी के अंदर हम ऐसा बोलेंगे कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी होता है। तो यहाँ पे हमने केस देखा था सोलोमन वर्सेस सोलोमन का कि वंस अ कंपनी इज इनकॉर्पोरेटेड उसका खुद का एक सेपरेट आइडेंटिटी, सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, इट इज डिफरेंट फ्रॉम मेंबर्स, उसका कॉर्पोरेट आइडेंटिटी है। वंस इनकॉर्पोरेटेड उस पर कंपनी लॉ के प्रोविजन अप्लाई होंगे। सोलोमन केस में भी ऐसे ही हुआ था, उसने अपना बिजनेस कंपनी को ट्रांसफर किया, बदले में खुद डिबेंचर्स ले लिए। अब जब कंपनी का वाइंडिंग अप हुआ तो पहले डिबेंचर होल्डर को पैसा मिला क्योंकि वो सिक्योर्ड थे और क्रेडिटर्स के लिए कुछ बचा ही नहीं। सो व्हाटएवर हैज बीन डन इज एज पर प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट, क्योंकि वो इनकॉर्पोरेशन हो गया था तो हमें कंपनीज एक्ट फॉलो करना पड़ेगा। देन एल इज लिमिटेड लायबिलिटी। सो कंपनी में जो भी मेंबर्स है उनका लायबिलिटी लिमिटेड होगा, लिमिटेड टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल बॉट इन बाय देम, यानी जो फेस वैल्यू ऑफ शेयर है, फेस वैल्यू तक ही उनका लायबिलिटी लिमिटेड है, उसके अलावा उनको कुछ पे करने की जरूरत नहीं होती। देन हम देखते थे कंपनी में ओनरशिप एंड मैनेजमेंट सेपरेट होता है, मतलब ओनरशिप शेयर होल्डर्स के पास है, बट मैनेज कौन करता है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स करते हैं। सो ओनरशिप एंड मैनेजमेंट सेपरेट होता है कंपनी के केस में। देन कंपनी का सेपरेट प्रॉपर्टी होता है, क्योंकि कंपनी के शेयर्स ट्रांसफर हो सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन में, तो प्रॉपर्टी जो भी होल्ड करेगा कंपनी अपने ही नाम पे होल्ड करेगा, किसी और के नाम पे नहीं हो सकता। देन टी इज ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स। तो नॉर्मली पार्टनरशिप और में हम देखते हैं कि अपने इंटरेस्ट को किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते, बट कंपनी के अंदर ये फ्रीली अलाउड है कि हम शेयर्स को किसी को भी ट्रांसफर कर सकते हैं। देन पी इज परपेचुअल सक्सेशन। मेंबर्स में कम, मेंबर्स में गो, बट कंपनी गोज ऑन फॉर एवर। सो अगर मेंबर की डेथ हो भी जाती है तो उसका लीगल हेयर बाय डिफॉल्ट वहां पे मेंबर बन जाता है। सो इसको हम परपेचुअल सक्सेशन बोलते हैं। ऐसा पार्टनरशिप में नहीं होता, क्योंकि पार्टनरशिप के अंदर म्यूचुअल एजेंसी होता है। वन पार्टनर इज लायबल फॉर द एक्ट ऑफ अदर पार्टनर। तो हो सकता है मुझे तुम पे भरोसा हो बट तुम्हारे लीगल हेयर पे भरोसा नहीं है। सो दैट्स व्हाई डेथ के बाद में, पार्टनर की डेथ के बाद लीगल हेयर के पास नहीं जाता, बट इन केस ऑफ कंपनी शेयर्स ट्रांसमिट हो जाते हैं, तो परपेचुअल सक्सेशन होता है। देन कंपनी में कॉमन सील होता है, बट ये अब एसेंशियल कंडीशन नहीं है, कंपनी का खुद का एक अलग सिग्नेचर होता है। एंड जब भी कंपनी स्यू करेगा, कैपेसिटी टू स्यू, किसी पे केस फाइल करना है और बी सूड, किसी कोई और कंपनी पे केस फाइल करेगा, सो दैट शुड बी इन द नेम ऑफ कंपनी, कंपनी के नाम पे ही होगा। समझ में आया पॉइंट क्या है? दैट शुड बी इन द नेम ऑफ कंपनी। तो ये सारे कंपनी के फीचर्स थे। कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, अगेन तुमको हेडिंग्स ज्यादा ध्यान देने हैं, एग्जाम में ऐसा ही आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंपनी, तो वहां पे तुमको ये कंसेप्ट ध्यान रहना चाहिए। क्लियर? नाउ कंपनी का दूसरे एसोसिएशन के साथ ऐसा डिस्टिंग्विशन बिटवीन देखा था, कंपनी और पार्टनरशिप में क्या डिफरेंस होता है। ये वाला पार्ट मुझे कराने की जरूरत नहीं है, तो मैं भर भर के पता है अच्छे से क्या पॉइंट्स आने चाहिए यहाँ पे। पार्टनरशिप लायबिलिटी लिमिटेड या अनलिमिटेड? जल्दी आंसर दो। पार्टनरशिप लायबिलिटी अनलिमिटेड। कंपनी में लायबिलिटी लिमिटेड होता है। नंबर ऑफ लोग, कितने मैक्सिमम लोग हो सकते हैं पार्टनरशिप? पार्टनरशिप में मैक्सिमम कितने लोग हो सकते हैं? 50। ऐसा कब सीखा? 20 है ना पार्टनरशिप का लिमिट, मैक्सिमम 20 लोग हो सकते हैं। Whereas इन केस ऑफ कंपनी हम ऐसा बोलेंगे, प्राइवेट कंपनी में मैक्सिमम 200, पब्लिक में अनलिमिटेड हो सकता है। देन उसके बाद में कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होता है, पार्टनरशिप में नहीं होता। कंपनी में ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स अलाउड है, पार्टनरशिप के अंदर नहीं होता। देन कंपनी का एक सेपरेट प्रॉपर्टी होता है, पार्टनरशिप में नहीं होगा, इट इज नोन फ्रॉम मेंबर्स, कोई सेपरेट लीगल एंटिटी नहीं होता है, राइट। कंपनी विल बी गवर्न्ड बाय कंपनीज एक्ट 2013, पार्टनरशिप विल बी गवर्न्ड बाय पार्टनरशिप एक्ट। क्लियर? पार्टनर फॉर्म के साथ में कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता क्योंकि वो सेम रहता है, whereas मेंबर ऑफ कंपनी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है क्योंकि दोनों का आइडेंटिटी सेपरेट रहता है। सो ऐसा एक बेसिक डिफरेंस तुमको देखना है क्या रहेगा। देन कंपनी और एलएलपी का डिफरेंस। सो एलएलपी
में भी लिमिटेड लायबिलिटी है, तो फीचर सारे कंपनी के हैं, बट मोड ऑफ ऑपरेशन डिफर करता है। एलएलपी में जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो पहले प्रिवेल करेगा, एग्रीमेंट में कुछ नहीं है तो एक्ट को देखते हैं। whereas in case of company whatever is mentioned in act will prevail, एक्ट में कुछ नहीं लिखा हुआ तो हम आर्टिकल्स में जाके देखते हैं। तो ये डिफरेंस हो जाता है कंपनी एंड एलएलपी के बीच में। बाकी सारे फीचर्स जो है कंपनी और एलएलपी के फीचर्स सेम रहते हैं, यहाँ पे जो भी होगा एग्रीमेंट के थ्रू प्रिवेल करता है। देन कंपनी एचयूएफ का डिफरेंस है, तो कंपनी में अलग अलग लोग हो सकते हैं, बट एचयूएफ में तो खाली एक ही फैमिली के मेंबर है। एचयूएफ में खाली कर्ता का लायबिलिटी अनलिमिटेड, बाकी सबका लिमिटेड रहता है, वही डिसीजन मेकिंग लेता है। बट कंपनी में एक सेपरेट मैनेजमेंट होता है एंड लायबिलिटी सबका लिमिटेड रहेगा। देन मेंबर बाय बर्थ एचयूएफ में ये को पार्टनर बन जाता है, भले वो माइनर है तो भी, बट कंपनी के केस में जब तक वो पर्सन मेजर नहीं होगा, शेयर परचेज नहीं करेगा, तब तक वो मेंबर नहीं बनेगा। यानी कंपनी में मेंबर बनने के लिए आपको एक साइन करना जरूरी है, एग्रीमेंट, शेयर्स परचेज करने जरूरी है, बट एचयूएफ में बाय बर्थ वो स्टेटस आ जाता है। देन एचयूएफ के लिए रजिस्ट्रेशन ऐसा जरूरी नहीं होता, बट कंपनी के केस में रजिस्ट्रेशन जरूरी है। देन कंपनी ट्रेडिंग एसोसिएशन है, प्रॉफिट के लिए काम करता है, बट क्लब्स जनरली नॉन ट्रेडिंग एसोसिएशन है, प्रॉफिट के लिए काम नहीं करते। कंपनी का रजिस्ट्रेशन जरूरी है, whereas क्लब के केस में रजिस्ट्रेशन जरूरी नहीं होता है। देन कंपनी एंड कॉर्पोरेशन, मैंने तुमको ऑलरेडी बताया, कॉर्पोरेशन एक वाइडर टर्म होता है जिसके अंदर कंपनी इंक्लूडेड होता है। तो अगर कोई भी ऐसा चीज जिसका लिमिटेड लायबिलिटी है बट वो कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड नहीं है, तो हम उसे बॉडी कॉर्पोरेट की कैटेगरी में लेके जाते हैं। नाउ एडवांटेजेस ऑफ इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी क्या है, जो हमने फीचर्स देखे वो इसके एडवांटेज, कॉर्पोरेट पर्सनैलिटी, लिमिटेड लायबिलिटी, परपेचुअल सक्सेशन, ट्रांसफरेबल शेयर, सेपरेट प्रॉपर्टी, कैपेसिटी टू स्यू। नया पॉइंट आया फ्लेक्सिबल एंड ऑटोनॉमी। फ्लेक्सिबल एंड ऑटोनॉमी कंपनी में अलग रहे, मतलब कंपनी अपने हिसाब से फंक्शन कर सकता है, इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकता है, तो ये एक सेपरेट पॉइंट यहाँ पे गिवन है। नाउ केएमपी कौन होता है, सो ये आगे जाके भी आएगा। केएमपी इज बेसिकली कंपनी का सीईओ, मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, सीएफओ, एंड यहाँ पे एक और चीज ऐड कर लेनी है, मैंने तुमको लिखाया था ऑफिसर 1 लेवल बिलो द बोर्ड, वो भी केएमपी की कैटेगरी में आते हैं। यहाँ पे ऐड कर लोगे ऑफिसर 1 लेवल बिलो द बोर्ड, जस्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नीचे जो लोग काम करते हैं उनको भी हम केएमपी में इंक्लूड करते हैं। देन कंपनी इनकॉर्पोरेशन में डिसएडवांटेजेस क्या है, तो देखो कंपनी का रजिस्ट्रेशन कंपलसरी है एंड इनकॉर्पोरेशन के साथ बहुत सारी फॉर्मेलिटी है, इधर रजिस्टर कराओ, यहाँ करो, ये सर्टिफिकेट लो, एनवायरमेंट क्लियरेंस लो, जीएसटी रजिस्ट्रेशन कराओ, तो इतने पैन कार्ड लो, इतने सारे फॉर्मेलिटीज है। सो बहुत सारी फॉर्मेलिटीज एट द टाइम ऑफ इनकॉर्पोरेशन। देन कंपनी में डिस्क्लोजर्स बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि दूसरों के पैसे पे बिजनेस हो रहा है, सो कॉर्पोरेट डिस्क्लोजर्स रिक्वायर्ड बहुत है, तो इंटरनली कुछ भी चीज छुप के नहीं हो सकता। देन सेपरेशन ऑफ कंट्रोल फ्रॉम ओनरशिप, ओनरशिप एंड मैनेजमेंट अलग अलग लोगों के हाथ में है, तो जिसका पैसा नहीं लगा हुआ वो मैनेज कर रहा है, तो वो इतना स्ट्रॉन्ग एंड एफिशिएंटली काम नहीं कर पाता है। देन कंपनी में बहुत सारी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है। अभी भी देखो, जैसे फॉर एग्जांपल वैक्सीन आएगा तो टैक्स लगा देगा गवर्नमेंट, इन कंपनी से बड़े लोगों से टैक्स लेगा, छोटे लोगों को फ्री में दवाई देगा, तो बहुत सारा सोशल बर्डन आ जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ग्रेटर टैक्स बर्डन, टैक्स रेट कंपनी में जनरली हायर होता है, एंड इतने सब कॉम्प्लिकेशन है। कंपनी बंद भी करने जाओ तो बंद करने का प्रोसीजर भी इजी नहीं है, कोर्ट में जाके कंपनी को बंद कराना पड़ता है, तो इसका एक डिटेल्ड वाइंडिंग अप प्रोसीजर होता है। तो ये सारे कंपनी के डिसएडवांटेज है। देन उसके बाद लिफ्टिंग और पियर्सिंग द कॉर्पोरेट वेल, मतलब नॉर्मली कंपनी में बेनिफिट मिलता है लिमिटेड लायबिलिटी और का सबका, बट कोई पर्सन अगर इस बेनिफिट को मिसयूज करता है, रॉन्ग पर्पस, रॉन्ग इंटेंशन से कंपनी फॉर्म करता है, तो कोर्ट उसका कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर देगा ताकि उसका ट्रू आइडेंटिटी सबके सामने आ जाए। कोर्ट विल लिफ्ट द कॉर्पोरेट वेल और पियर्स द कॉर्पोरेट वेल, राइट। तो अब यहाँ पे हमने कुछ केस देखे थे, जैसे एक था, एक एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई के साथ में मतलब कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया कि वो सॉलिसिट नहीं करेगा, एम्प्लॉय ने दूसरा कंपनी खोल के सॉलिसिट किया, तो मेन बिजनेस ऑफ कंपनी सॉलिसिट करना है, इट वाज हेल्ड टू बी अनलॉफुल। देन अगर एनिमी कंट्री के साथ कुछ भी आप जैसे कॉन्ट्रैक्ट और एंटर करते हो, जैसे अभी रिसेंट में देखो इतने सारे चाइनीज ऐप बैन कर दिए, व्हाई, एनिमी कंट्री, वो हमारे साथ बॉर्डर पे ऐसे खड़ा होकर लड़ाई कर रहा है तो हम उनकी एप्स इंडिया में नहीं चलने देंगे। एनिमी कंट्री, गवर्नमेंट बिजनेस बंद करा देता है, तो वो सारे मतलब जो भी चाइनीज कंपनी फंक्शन कर रहा है कोर्ट ने उन सबको बंद करा दिया, ऐप सारे बंद हो गए। देन उसके बाद में जो पब्लिक पॉलिसी के अगेंस्ट में काम कर रहा है कंपनी, टैक्स इवेड करने के इंटेंशन से है, तो इन सच केस कोर्ट कॉर्पोरेट विल लिफ्ट कर देगा।
वर्कर्स को बोनस नहीं देना, उसके लिए कुछ कंपनी इनकॉर्पोरेट हुआ। इन ऑल दीज केसेस ऑब्जेक्टिव आपका जो इंटेंशन था वो गलत था, सो कोर्ट आपका कॉर्पोरेट वेल लिफ्ट कर देगा। देन नेक्स्ट देखते हैं हम काइंड्स ऑफ कंपनी, क्या क्या टाइप की कंपनीज होती है। सो फर्स्ट है कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स। कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स मतलब क्या हुआ, कंपनी में शेयर कैपिटल है, कुछ कुछ कंपनीज विदाउट शेयर कैपिटल भी होती है। देन कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी, तो वो जो शेयर कैपिटल था फेस वैल्यू, उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट का गारंटी दिया, बट ये जो एक्स्ट्रा अमाउंट का गारंटी है हम खाली वाइंडिंग अप के टाइम पे कॉल कर सकते हैं, उससे पहले कॉल नहीं कर सकते। अनलिमिटेड कंपनी यानी मेंबर्स का लायबिलिटी लिमिटेड नहीं है, अगर क्रेडिटर्स को फुल पेमेंट नहीं हो रहा तो मेंबर्स के पर्सनल एसेट से भी रिकवर कर सकते हैं, बट ये अनलिमिटेड लायबिलिटी वाइंडिंग अप के टाइम पर राइज होगा। जब तक कंपनी गोइंग ऑन कंसर्न है, बिजनेस कर रहा है, कंपनी का लायबिलिटी लिमिटेड होता है। वाइंडिंग अप के टाइम पे मेंबर्स के पर्सनल एसेट से भी रिकवर कर सकते हैं। देन कंपनीज को और कैसे क्लासिफाई करते हैं, सो अब प्राइवेट कंपनी, पब्लिक कंपनी, ये सब मैं डिटेल में बताता जाता हूँ। प्राइवेट कंपनी हमने क्या पढ़ा था, प्राइवेट कंपनी मीन्स अ कंपनी हैविंग मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ सच अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड, तो एट प्रेजेंट कोई लिमिट नहीं है, एंड बाय इट्स आर्टिकल, यानी उनको आर्टिकल बनाने जरूरी है, एंड अपने आर्टिकल में 3 चीज डालेंगे, RLP, R इज रिस्ट्रिक्शन, क्या चीज पर रिस्ट्रिक्शन है, ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ शेयर्स, L इज लिमिटेशन, क्या चीज पे लिमिटेशन, और नंबर ऑफ मेंबर मैक्सिमम 200 ही हो सकते हैं, बट इस 200 के अंदर हम एक्स एम्प्लॉय एंड प्रेजेंट एम्प्लॉयज को काउंट नहीं करेंगे, जॉइंट होल्डर्स विल बी काउंटेड एज 1। एंड देन उसके बाद में नेक्स्ट है P इज प्रोहिबिशन, क्या चीज पे प्रोहिबिशन, कि पब्लिक में कुछ भी शेयर्स और इश्यू नहीं कर सकते, क्लियर, शेयर इशू करना प्रोहिबिटेड है, और एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक अदरवाइज एंड मेंबर्स डायरेक्टर रिलेटिव, यानी खुद के मेंबर डायरेक्टर या रिलेटिव से ले सकते हैं। प्राइवेट कंपनी मिनिमम डायरेक्टर 2 होंगे, मैक्सिमम 15 हो सकते हैं, उससे ज्यादा लेना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन, डायरेक्टर की बात कर रहे हैं। मिनिमम मेंबर 2, मैक्सिमम मेंबर 200 हो सकते हैं। हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे वो प्राइवेट कंपनी है, सो उस कंपनी के नाम के आगे हमेशा प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज होगा, उससे आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो एक प्राइवेट कंपनी है। देन पब्लिक कंपनी क्या होता है, सो पब्लिक कंपनी मीन्स अ कंपनी व्हिच इज नॉट अ प्राइवेट कंपनी, हैज अ मिनिमम पेड अप कैपिटल ऑफ सच अमाउंट एज मे बी प्रिस्क्राइब्ड, क्लियर। A subsidiary of company which is not a public company will also be deemed as public company. So company which is subsidiary of a company not being a private company shall be deemed to be public company for the purpose of this act. Then difference between public and private company. So difference बताओ फटाफट क्या है, minimum number प्राइवेट में 2, पब्लिक में 7, मैक्सिमम नंबर प्राइवेट में 200, पब्लिक में अनलिमिटेड, नंबर ऑफ डायरेक्टर्स प्राइवेट में मिनिमम 2, पब्लिक में मिनिमम 3। देन रिस्ट्रिक्शन ऑन इन्विटेशन टू सब्सक्राइब फॉर शेयर्स, पब्लिक कंपनी शेयर्स इशू कर सकता है, डिबेंचर्स डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकता है, बट प्राइवेट कंपनी शेयर्स इशू नहीं कर सकता, डिपॉजिट एक्सेप्ट नहीं कर सकता। देन शेयर ट्रांसफरेबिलिटी, पब्लिक कंपनी में फ्रीली ट्रांसफरेबल होंगे, प्राइवेट कंपनी में कुछ रिस्ट्रिक्शंस डाल सकते हैं आर्टिकल में। देन प्राइवेट कंपनी को कुछ स्पेशल प्रिविलेजेस मिलते हैं, बहुत सारे सेक्शंस उस पर अप्लाई नहीं होते, बट पब्लिक कंपनी पे सारे सेक्शंस अप्लाई होंगे। देन उसके बाद 1% कंपनी, एक ऐसा कंपनी जिसमें ओनली 1 मेंबर है, हम उसे 1% कंपनी बोलेंगे। तो जो सोल मेंबर है ही शुड बी अ पर्सन रेजिडेंट ऑफ इंडिया, सिटीजन ऑफ इंडिया, जो इंडिया में 182 डेज से ज्यादा रहा है प्रीसीडिंग कैलेंडर ईयर में, 182 डेज है उससे ज्यादा रहा है प्रीसीडिंग ईयर में। देन एक पर्सन एट ए टाइम एक ही 1% कंपनी में मेंबर हो सकता है, बट अगर समझो वो किसी में मेंबर है और किसी में नॉमिनी के वे में आ गया, तो इन सच सिनेरियो से 180 डेज में डिसाइड करना है वो कौन सा 1% कंपनी कंटिन्यू करेगा। 1% कंपनी में नॉमिनी अपॉइंट होना जरूरी है, क्योंकि कंपनी में परपेचुअल सक्सेशन होता है, मेंबर की डेथ हो गई तो पीछे कौन होल्ड करेगा, तो वो नॉमिनी अपॉइंट करना जरूरी होता है। देन 1% कंपनी कभी भी एनबीएफसी का बिजनेस नहीं कर सकता, सेक्शन 8 कंपनी के वे में इनकॉर्पोरेट नहीं हो सकता है, एंड जब भी इनकॉर्पोरेट होगा वहां से 2 इयर्स तक खुद को कोई और फॉर्म में प्राइवेट या पब्लिक में कन्वर्ट नहीं कर सकता। बट अगर 2 साल से पहले वो पेड अप कैपिटल एंड टर्नओवर का लिमिट क्रॉस कर जाता है, जो कि स्मॉल कंपनी के लिए है, देन वो 2 साल से पहले भी कन्वर्ट हो सकता है। देन उसके बाद कंपनी विद चैरिटेबल ऑब्जेक्ट, हम इसको सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। तो कंपनी विच इज फॉर्म फॉर ए स्पेसिफिक पर्पस टू प्रमोट कॉमर्स, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, रिलीजन एक्सेट्रा, तो हम उसको सेक्शन 8 कंपनी बोलते हैं। इसका सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, दिस इज एसोसिएशन नॉट फॉर प्रॉफिट, सो दैट डज नॉट मीन ये प्रॉफिट अर्न नहीं करेगा, जो भी प्रॉफिट अर्न होगा वापस से सेम पर्पस में यूटिलाइज हो जाएगा। इट इज प्रोहिबिटेड टू डिस्ट्रीब्यूट डिविडेंड, ये मेंबर्स में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकता है। देन कोई भी कंपनी सेक्शन 8 कंपनी का बिजनेस करेगा तो उससे पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से लाइसेंस लेना जरूरी है। देन नाम के आगे प्राइवेट लिमिटेड वर्ड यूज करेंगे। देन उसको सर्टेन प्रिविलेजेस एग्जम्पशंस मिलते हैं, बहुत सारे सेक्शन अप्लाई नहीं होते हैं।
क्लियर? देन एक फॉर्म कभी भी कंपनी में मेंबर नहीं हो सकता, बट एक फॉर्म सेक्शन 8 कंपनी में मेंबर बन सकता है। देन एक सेक्शन 8 कंपनी कभी भी अपने मेमोरेंडम और को अमेंड करेगा तो उसे सेंट्रल गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना जरूरी होता है। अगर ये ढंग से काम नहीं करे तो गवर्नमेंट इसका लाइसेंस रिवोक कर सकता है, बट रिवोक करने से पहले अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड देना पड़ेगा। देन स्मॉल कंपनी इज अ न्यू फॉर्म ऑफ प्राइवेट कंपनी। सो वेरी इंपॉर्टेंटली, पब्लिक कंपनी कभी भी स्मॉल कंपनी में नहीं आता, प्राइवेट कंपनी ही स्मॉल कंपनी में आएगा। सो स्मॉल कंपनी क्या? कोई भी ऐसा कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 50 लाख से कम है, टर्नओवर 2 करोड़ से कम है। बट क्या ये 50 लाख हमेशा 50 लाख ही रहेगा? नहीं, गवर्नमेंट इसको बढ़ा सकता है, बट 5 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकता। देन 2 करोड़ टर्नओवर क्या है? हमेशा सेम रहेगा। गवर्नमेंट इसको इंक्रीज कर सकता है, बट 20 करोड़ से ज्यादा नहीं, 100 करोड़ से ज्यादा नहीं कर सकता। यहाँ पे अमेंडमेंट ध्यान रखना है तुमको। This is now 100 crore. मेंशन कर लोगे वहां पे। सर पेड अप शेयर कैपिटल 10 करोड़ था ना? हाँ, पेड अप शेयर कैपिटल में 10 करोड़ करना है एंड टर्नओवर के अंदर 100 करोड़ करना है। यहाँ पे 10 और इधर 100, ये दो लिमिट चेंज कर लोगे, अमेंडमेंट है ये। देन एक होल्डिंग सब्सिडरी कंपनी, देन अ कंपनी व्हिच इज फॉर्म्ड अंडर सम स्पेशल एक्ट, या कंपनी जो सेक्शन 8 कंपनी के वे में इनकॉर्पोरेट हुआ है, ये कभी भी स्मॉल कंपनी की कैटेगरी में नहीं आ सकते। देन गवर्नमेंट कंपनी, एक ऐसा कंपनी जहां पे 51% से ज्यादा वोटिंग पावर सेंट्रल गवर्नमेंट होल्ड करे या स्टेट गवर्नमेंट होल्ड करे या दोनों मिलके होल्ड करे। एंड अ सब्सिडियरी ऑफ गवर्नमेंट कंपनी विल आल्सो बी टर्म्ड एज गवर्नमेंट कंपनी। सो अब यहाँ पे भी देखोगे 51% ऑफ पेड अप कैपिटल अगर होल्ड करते हैं तो उसको हम गवर्नमेंट कंपनी बोलते हैं। सो गवर्नमेंट कंपनी के लिए स्पेशल क्या है? यहाँ पे ऑडिटर अपॉइंट करता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, तो वो ऑडिट करेगा एंड अपना कमेंट रिपोर्ट ऑडिटर को भेजेगा। गवर्नमेंट कंपनी के अकाउंट्स 3 मंथ्स ऑफ इट्स एजीएम में प्रिपेयर हो जाने चाहिए एंड गवर्नमेंट में बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट में हम उस रिपोर्ट को रखेंगे कि व्हाट इज द अर्निंग ऑफ दैट गवर्नमेंट कंपनी, कैसे प्रॉफिट अर्न किया है। देन उसके बाद में फॉरेन कंपनी, तो कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया बट उसका प्लेस ऑफ बिजनेस है इंडिया में, तो हम उसे फॉरेन कंपनी बोलते हैं। क्लियर? और इंडिया में वो कोई भी बिजनेस एक्टिविटी करता है, अगर वो इलेक्ट्रॉनिकली भी करता है जैसे कि अमेजन और हो गया, तो उसका भी बोलेंगे कि प्लेस ऑफ बिजनेस है। प्लेस ऑफ बिजनेस डज नॉट मीन फिजिकल प्लेस ऑफ बिजनेस होना चाहिए। अगर आप इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहे हो तो उसको भी प्लेस ऑफ बिजनेस बोलेंगे। देन अगर एक कंपनी में 50% से ज्यादा कैपिटल इंडियंस होल्ड करते हैं, तो फॉरेन कंपनी भले ही हो बट 50% से ज्यादा कैपिटल इंडियंस होल्ड कर रहे हैं, तो फॉर द पर्पस ऑफ दिस एक्ट हम उसे इंडियन कंपनी मानेंगे। देन होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी, तो होल्डिंग एंड सब्सिडरी कंपनी क्या होता है? जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में 50% से ज्यादा कैपिटल होल्ड करता है या उसके डायरेक्टर्स को अपॉइंट करने का पावर रखता है, तो हम उसे होल्डिंग कंपनी बोलते हैं। व्हेन ए इज होल्डिंग ऑफ सी एंड सी इज होल्डिंग ऑफ बी, हम बोलेंगे इनडायरेक्टली ए बी को भी होल्ड कर रहा है, राइट? सो होल्डिंग एंड सब्सिडरी होता है पर्सन जो दूसरे को कंट्रोल कर रहा है, होल्डिंग दूसरा उसका सब्सिडरी। नाउ एक सब्सिडरी कंपनी कभी भी होल्डिंग कंपनी में शेयर्स परचेज नहीं कर सकता है, तो ऐसा एक रिस्ट्रिक्शन था। देन प्रोड्यूसर कंपनी, हमें खाली सेक्शन नंबर ध्यान रखना था कि 465 कंपनीज एक्ट बोलता है कि पुराने कंपनीज एक्ट में जो था वो सब वैसे ही फॉलो होगा। अगेन एग्जाम व्यू पॉइंट से काम का नहीं है। देन हम देखते थे प्रमोशन एंड इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। तो जब भी हम कंपनी और को इनकॉर्पोरेट करते हैं तो क्या प्रोसीजर होता है? तो पहले एक पर्सन प्रमोटर हु वर्क्स अराउंड जो कंपनी को इस लेवल पे लाता है कि कंपनी आगे जाके पब्लिक इश्यू लेके आए, कंपनी को फॉर्म करने में उसका बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, तो उसको हम प्रमोटर बोलते हैं। तो पर्सन जो जिसका नाम प्रोस्पेक्टस में लिखा हुआ है एज प्रमोटर, या जिसके पास कंपनी के अफेयर्स का कंट्रोल है या जिसके डायरेक्शन पे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स काम करते हैं, तो हम वैसे पर्सन को प्रमोटर बोलेंगे। नाउ डायरेक्टर ऑफिसर एंड एम्प्लॉय ऑफ द इश्यूअर क्या प्रमोटर होंगे? तो अगेन डायरेक्टर ऑफिसर एंड एम्प्लॉय जिसका कंट्रोल है अगर कंपनी के अफेयर्स पे,
तो इन दैट केस हम उसे प्रमोटर बोलेंगे। इफ इज नॉट हैविंग एनी कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ द कंपनी, तो इन दैट केस वो हमारी एक नॉर्मल एम्प्लॉय या डायरेक्टर है, ही विल नॉट बी ट्रीटेड एज प्रमोटर। अब देखो मैं कंपनी का सीए हूं, डायरेक्टर्स वही करते हैं जो मैं बोलता हूं, तो डायरेक्टर मेरे इशारे पे काम कर रहे हैं, तो क्या मैं कंपनी में ऐसा बोलूं कि मैं प्रमोटर हो गया? नो, मैं तो उनको प्रोफेशनल एडवाइस दे रहा हूं। सो एक्टिंग मियरली इन प्रोफेशनल कैपेसिटी डज नॉट मीन कि मतलब वो पर्सन आपको कंट्रोल कर रहा है। क्लियर? देन प्रमोटर्स के कॉन्ट्रैक्ट, कंपनी इनकॉर्पोरेशन से पहले अगर प्रमोटर कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर लेता है तो वॉइड होगा, क्योंकि कंपनी के नाम पे जब तक कोई पर्सन एग्जिस्टेंस में नहीं है तब तक हम उसके नाम पे कोई भी कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते। हाउएवर कंपनी इनकॉर्पोरेशन के बाद में समझो कंपनी उन कॉन्ट्रैक्ट्स को रेटिफाई कर सकता है क्या? तो जो स्टार्टिंग में वॉइड था हम उसको रेटिफाई नहीं कर सकते। सो प्री इनकॉर्पोरेशन कॉन्ट्रैक्ट इफ एंटर्ड इन द नेम ऑफ कंपनी हम उसको रेक्टिफाई नहीं कर सकते, रेटिफाई नहीं कर सकते। रीजन बीइंग क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट ही वॉइड है, इनिशियल स्टार्टिंग से ही वॉइड है, क्योंकि एक ऐसे पर्सन के नाम पे है जो एग्जिस्टेंस में ही नहीं है। देन व्हाट इज द लीगल पोजीशन ऑफ प्रमोटर? तो देखो ड्यूरिंग इनकॉर्पोरेशन प्रमोटर अगर कुछ भी एक्सपेंसेस और इनकर करता है तो डिपेंड्स ऑन कंपनी की वो रीइंबर्स करेगा या नहीं, प्रमोटर फोर्स नहीं कर सकता। नाउ सेम वे अगर प्रमोटर को कुछ इनकम हुआ है तो उसका ड्यूटी है कि वो कंपनी को इन्फॉर्म करे अबाउट दैट इनकम, वो सीक्रेटली प्रॉफिट अर्न नहीं कर सकता है। दैट इज लीगल पोजीशन ऑफ अ प्रमोटर। नाउ अब जब भी हम कंपनी इनकॉर्पोरेशन का प्रोसीजर देखते हैं तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? विल मेक एन एप्लीकेशन फॉर अवेलेबिलिटी ऑफ नेम। इसके लिए कौन सा फॉर्म देखते हैं? INC1 RUN रन फॉर्म, रिजर्व यूनिक नेम, RUN रन फॉर्म लिखते जाओगे वहां पे, RUN रिजर्व यूनिक नेम, RUN रिजर्व यूनिक नेम। या फिर अभी रिसेंट में हम जैसे बोलते हैं स्पाइस है, स्पाइस प्लस है, उस फॉर्म के अंदर ही हम नेम अवेलेबिलिटी का एप्लीकेशन कर सकते हैं, क्योंकि अलग अलग फॉर्म भरने की जरूरत नहीं है। तो वो स्पाइस का फुल फॉर्म क्या था? सिंप्लीफाइड प्रोसीजर फॉर incorporating companies electronically, simplified procedure for incorporating companies electronically। तो ये किसका रह जाता है प्रोसीजर? स्पाइस फॉर्म का फुल फॉर्म है। सो हम नेम अवेलेबिलिटी के लिए अप्लाई करते हैं तो हम 6 नेम देते हैं इन ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस। जो भी नेम अवेलेबल होगा आरओसी में इंटीमेट करेगा। तो आरओसी जब भी इंटीमेट करता है तो वो नेम सर्टेन पीरियड के लिए हमारे लिए रिजर्व रहता है। अब ये डिपेंड करता है तुमने INC1 में किया है या रन फॉर्म में किया है, अकॉर्डिंगली वो अवेलेबिलिटी चेंज होता है, राइट? बट उतने टाइम में आपको कंपनी इनकॉर्पोरेशन करना है, नहीं तो आरओसी वो नेम आपके लिए रिजर्व नहीं रखेगा, वो किसी और को वो नाम दे देगा। देन मेरा नेम अगर एग्जिस्टिंग कंपनी से रिलेटेड है तो फिर वो नेम मुझे नहीं मिलेगा। और इफ माय नेम इज प्रोहिबिटेड बाय एम्बुलेंस एंड प्रिवेंशन ऑफ इम्प्रॉपर यूज एक्ट तो भी मेरे को वो नाम नहीं मिलेगा। देन वंस हमें नेम मिल गया, हम मेमोरेंडम आर्टिकल्स प्रिपेयर करते हैं। तो मेमोरेंडम और आर्टिकल्स कैसे होने चाहिए? तो इसके ऊपर भी हमने टेबल देखा था कि टेबल ए कंपनी लिमिटेड बाय शेयर्स का मेमोरेंडम, देन टेबल बी कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विदाउट शेयर कैपिटल का मेमोरेंडम, देन टेबल सी कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल का, हम ऐसा बोलेंगे कंपनी लिमिटेड बाय गारंटी विद शेयर कैपिटल का टेबल सी होता है। देन टेबल डी अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल, टेबल ई अनलिमिटेड कंपनी विद शेयर कैपिटल, विदाउट शेयर कैपिटल पहले आ रहा है, विद शेयर कैपिटल बाद में आ रहा है। सेम वे टेबल एफ आर्टिकल्स हो गया, टेबल जी आर्टिकल, टेबल एच आर्टिकल्स, तुमको सारा बताया था। खाली ये ध्यान रखना है आई और जे में रिवर्स होता है कि इफ इट इज आर्टिकल्स ऑफ अनलिमिटेड कंपनी, आर्टिकल्स ऑफ अनलिमिटेड कंपनी विदाउट शेयर कैपिटल तो वो टेबल जे में है, और विद शेयर कैपिटल है तो वो टेबल आई में रहेगा। तो ऐसा करके हमारा कंडीशन हमने देखा था। देन कंपनी में आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन होते हैं, कंपनी के इंटरनल रूल्स, कंपनी कैसे फंक्शन करेगा, तो सारा आर्टिकल्स में गिवन होता है। सो व्हाइल मेमोरेंडम इज एक्सटर्नल बॉर्डर कि कंपनी इसके बाहर जाके काम नहीं कर सकता, इंटरनल विद इन दैट बॉर्डर कैसे फंक्शन करेंगे तो उसके लिए आर्टिकल्स बनते हैं। तो इन सब चीज के प्रोविजंस हम आर्टिकल्स में ऐसा मेंशन कर देते हैं। देन आफ्टर डूइंग ऑल दीज थिंग हम अप्लाई करेंगे आरओसी के पास में फॉर इनकॉर्पोरेशन। तो उसके साथ में हमको सर्टेन डॉक्यूमेंट्स देने हैं। दैट डॉक्यूमेंट विल बी, हम रिस्पेक्टिवली फॉर्म भरेंगे एंड देन उसके बाद में हम बोलते हैं ना डायरेक्टर्स का कंसेंट फाइल करेंगे। देन उसके बाद में उनके डिन नंबर्स और फाइल करेंगे। किसी ने पावर ऑफ अटर्नी दिया, आपने बिहाफ पे किसी को भेजा है तो वो फाइल करेंगे।
क्लियर? तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस कहाँ पे है, INC 22 उसके लिए फाइल करेंगे। सो दीज आर सर्टेन डॉक्यूमेंट्स व्हिच इज रिक्वायर्ड जब भी हम कंपनी को इनकॉर्पोरेट करते हैं। देन हम किसी प्रैक्टिसिंग CA, CS या CWA से या लॉयर से कुछ ऐसा साइन कराएंगे कि भाई इन्होंने जो कुछ भी बोला है वो सब कुछ सही है। सर्टिफाई करने के लिए एक डिक्लेरेशन लेते हैं फ्रॉम द प्रोफेशनल। देन मेमोरेंडम में सबको मतलब एक एफिडेविट देना पड़ेगा कि उन्होंने जो भी पॉइंट्स बताए हैं दैट इज ट्रू टू द बेस्ट ऑफ देयर नॉलेज, उन्होंने कुछ भी चीज छुपाया नहीं है। INC 22 में रजिस्टर ऑफिस हो गया, सब्सक्राइबर का डिटेल आएगा पूरा। ये सारा प्रोसीजर हो गया फॉर इनकॉर्पोरेटिंग कंपनी। नाउ वन सारी फॉर्मेलिटी होगी तो आरओसी एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा। दैट सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन इज अ कंक्लूसिव प्रूफ दैट ऑल द फॉर्मेलिटीज रिगार्डिंग इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी हैव बीन कंप्लाइड। तो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन एक कंक्लूसिव प्रूफ होता है कि कंपनी ने अपनी सारी फॉर्मेलिटीज फुलफिल कर दी। बाद में आरओसी जाके वहां पे कुछ भी ऑब्जेक्शन रेज नहीं कर सकता। वंस इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल गया मतलब कंपनी एग्जिस्टेंस में आ गया। देन हर कंपनी को रजिस्टर होने के बाद में एक सिन नंबर मिलता है। तो सिन बेसिकली 21 डिजिट का होता है। सिन बेसिकली 21 डिजिट का होता है। तो मैंने तुमको याद करने का एक शॉर्टकट ट्रिक बताया था कि 21 डिजिट हम कैसे याद रखें। तो हम ऐसे देखेंगे 1 2 3, फिर हमें रिवर्स जाना है 4 5 एंड लास्ट में आएगा 6। तो अब ये पहला लेटर क्या डिनोट करता है? The first letter will always be U or L. U denotes unlisted company, L denotes listed company. Then उसके बाद ये नंबर होगा। This number might be 19299, ऐसे 5 डिजिट नंबर होगा जो कि सेक्टर बताता है कंपनी कौन से सेक्टर को बिलोंग करता है। देन उसके बाद 2 स्टेट बताएगा कि कंपनी कौन से स्टेट में फंक्शन करता है, वो महाराष्ट्र में है, राजस्थान में है, गुजरात में है, ऐसे 2 डिजिट से बताता है। देन उसके बाद 4 डिजिट में ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन आता है ताकि हमें देखते ही पता लगे कि कंपनी कौन सी डेट को मतलब इनकॉर्पोरेट हुआ है, तो वो ईयर ऑफ इनकॉर्पोरेशन यहाँ पे मेंशन होता है। देन उसके बाद 3 डिजिट्स बताते हैं कि वो पब्लिक कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, उस हिसाब से डिक्लेरेशन आता है। एंड लास्ट में 6 डिजिट जो होगा दैट विल बी द रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ द कंपनी। तो जो सिन जो होगा दैट विल बी यूनिक टू एवरी कंपनी। किसी भी 2 कंपनी का सिन नंबर सेम नहीं हो सकता। क्लियर? कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस की अब जरूरत नहीं है। कंपनी कैसे फंक्शन करता है ये हम अगले टॉपिक में भी डिटेल में देखने वाले हैं। क्लियर? सो बेसिकली हमने 2 टॉपिक किए। नेक्स्ट टॉपिक हम देखेंगे कंपनी लॉ 2। नेक्स्ट एलिमेंट्स ऑफ कंपनी लॉ 2। बहुत सारे MCQ बेस्ड क्वेश्चंस बनते हैं इस टॉपिक में, सो ध्यान से देखते जाना। जो जो चीजें मार्क करा रहा हूं उन सब चीजों पे फोकस करोगे। डायरेक्टर मतलब क्या? अ पर्सन हु इज अपॉइंटेड ऑन द बोर्ड, उसको डायरेक्टर बोलते हैं। एंड सारे डायरेक्टर्स को मिला के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। क्लियर? नाउ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स तो कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन जो किसी लोगों के थ्रू करेगा। कंपनी का कोई फिजिकल एग्जिस्टेंस नहीं होता। सो दैट्स व्हाई हम ऐसा बोलेंगे कि कंपनी को बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स फंक्शन करते हैं। तो सारे डायरेक्टर्स को कलेक्टिवली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बोला जाता है। सो मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर ऑफ डायरेक्टर्स कितने होंगे? सिंपली company, every company shall have minimum 3 directors in case of public, 2 directors in case of private, and 1 director in case of 1 person company. Clear? मैक्सिमम 15 डायरेक्टर हो सकते हैं, बट 15 से ज्यादा लेना है तो स्पेशल रिजोल्यूशन हो जाएगा। यानी मेंबर से ही 75% मेंबर से ही अप्रूवल लेके प्रोसीड कर सकते हैं। 3/4 लोग फेवर में वोट करेंगे, प्रोसीड कर सकते हैं। गवर्नमेंट के अप्रूवल का रिक्वायरमेंट नहीं होता। नाउ ध्यान रखना, ओनली इंडिविजुअल कैन बी अपॉइंटेड एज डायरेक्टर। खाली एक इंडिविजुअल पर्सन को ही डायरेक्टर अपॉइंट कर सकते हैं। नाउ
एक पर्सन कितनी कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है? तो एक पर्सन मैक्सिमम 20 कंपनी में डायरेक्टर बन सकता है, बट उन 20 में भी पब्लिक कंपनी वो 10 से ज्यादा होल्ड नहीं कर सकता, प्राइवेट कंपनी बैलेंस होल्ड कर सकता है, बैलेंस जितनी भी है होल्ड कर सकता है। तो बैलेंस 10 नहीं हुआ, जैसे पब्लिक 8 है तो प्राइवेट 12 हो सकता है, पब्लिक 6 है तो प्राइवेट 14 हो सकता है, बट प्राइवेट 4 है तो पब्लिक 16 नहीं हो सकता, पब्लिक मैक्सिमम 10 ही होगा ना। इस पूरे सिनेरियो में प्राइवेट कंपनी जो किसी पब्लिक का होल्डिंग या सब्सिडरी है तो उसे हम पब्लिक कंपनी की लिमिट में काउंट करेंगे। अ प्राइवेट कंपनी व्हिच इज ईदर होल्डिंग और सब्सिडरी ऑफ public company will be counted in the limit of 10. मेंबर चाहे तो ये लिमिट को 10-20 से भी कम कर सकते हैं, बढ़ा नहीं सकते, कम कर सकते हैं बाय पासिंग स्पेशल रेजोल्यूशन। नाउ अब हर कंपनी में एक डायरेक्टर तो ऐसा होना चाहिए जो इंडिया में रेजिडेंट हो। रेजिडेंट कौन होता है? जो 182 डेज या ज्यादा रहा है ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे अमेंडमेंट है, ध्यान रखना, इस वर्ड की जगह पे क्या आएगा? ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। क्लियर? ये वर्ड अभी नहीं है, इसकी जगह पे क्या लिखोगे वहां पे? ड्यूरिंग करंट फाइनेंशियल ईयर। देन वुमेन डायरेक्टर, कोई भी लिस्टेड कंपनी उसमें वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जरूरी है, मैंडेटरी है। एक कंपनी जो कि अनलिस्टेड है, अगर उसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है या टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है तो वहां पे एक वुमेन डायरेक्टर का अपॉइंटमेंट जरूरी है। क्लियर? ये लिमिट हम कब देखेंगे पेड अप कैपिटल टर्नओवर का? हमारे पास जो भी लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट होगा उसके हिसाब से चेक करेंगे। तो ऐसी कंपनीज में वन वुमेन डायरेक्टर होनी जरूरी है, राइट? सो अगेन हमने एक टेबुलर फॉर्म में कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर देखा था, टेबुलर फॉर्म में कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर। सो रेजिडेंट डायरेक्टर कौन सी कंपनी में रिक्वायर्ड होता है? रेजिडेंट डायरेक्टर कौन सी कंपनी में रिक्वायर्ड होता है? तो हम ऐसा बोलेंगे एवरी कंपनी, हर कंपनी के अंदर रेजिडेंट डायरेक्टर चाहिए। देन वुमेन डायरेक्टर कौन सी कंपनी में रिक्वायर्ड है? सो हम ऐसा बोलेंगे वुमेन डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी में जरूरी है, लिस्टेड कंपनी में जरूरी है, या फिर कोई भी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 300 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो उन पब्लिक कंपनीज में भी वुमेन डायरेक्टर का रिक्वायरमेंट है, वुमेन डायरेक्टर। देन उसके बाद में स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। तो स्मॉल शेयर होल्डर कौन होता है? वो पर्सन जिसके पास में 20,000 नॉमिनल वैल्यू से कम के शेयर है, 20,000 से कम के शेयर है, तो हम उसको स्मॉल शेयर होल्डर बोलते हैं। इस 20,000 में हम फेस वैल्यू देखते हैं, मार्केट प्राइस नहीं देखते हैं। तो स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर लिस्टेड कंपनी के अंदर जरूरी होता है। एवरी लिस्टेड कंपनी शैल हैव अ स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर। एंड देन उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कहाँ पे रिक्वायर्ड होता है। सो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर के लिए क्राइटेरिया है कि अगर लिस्टेड कंपनी है तो लिस्टेड कंपनी के अंदर 1/3 ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स इंडिपेंडेंट डायरेक्टर होने चाहिए। देन अगर कोई पब्लिक कंपनी, यानी अब अनलिस्टेड कंपनी की बात कर रहे हैं, तो कोई भी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसका टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर उसका जो बोरोइंग है फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, वो बोरोइंग फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन 50 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो सच क्लास ऑफ कंपनीज शैल हैव एटलीस्ट 2 डायरेक्टर जो कि इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो। क्लियर? लिस्टेड कंपनी के लिए 1/3 एंड इन क्लास ऑफ कंपनीज के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर इंडिपेंडेंट होने चाहिए। कौन कौन सी है ये कंपनी? पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा है, या फिर बोरोइंग फ्रॉम बैंक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या डिपॉजिट 50 करोड़ या उससे ज्यादा है। तो सच क्लास ऑफ कंपनी shall have at least 2 डायरेक्टर्स जो कि इंडिपेंडेंट रहे। तो ये सारा हो गया हमारा कंपोजिशन ऑफ डायरेक्टर।
देन उसके बाद इंडिपेंडेंट डायरेक्टर क्या होता है, तो देखो ये सब टर्म्स तुम्हें याद नहीं रखनी, तुम सिंपली आई कॉन्टेक्स्ट से कैच करोगे कौन कौन सा इंडिपेंडेंट है या नहीं। सिंपल लॉजिक क्या है, इंडिपेंडेंट किसे बोलेंगे, जिसका कंपनी से दूर दूर तक कुछ ऐसा कनेक्शन नहीं हो, इंटरेस्ट इन्वॉल्व नहीं हो। सो कंपनी के प्रमोटर डायरेक्टर का रिलेटिव नहीं होना चाहिए, कंपनी में कोई उसका पेक्यूनरी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, कैपेबल भी होना चाहिए कि वो बड़ी कंपनीज को ऐसे हैंडल कर पाए। सो इन द ओपिनियन ऑफ बोर्ड उसके पास एक्सपीरियंस, स्किल और होना चाहिए। देन कंपनी में वो या उसके रिलेटिव 2% से ज्यादा कैपिटल होल्ड नहीं कर रहे, टर्नओवर ऐसे लिमिट गिवन है। सो ये इनडेप्थ वाला तुमको अंदर से ऐसे याद करने की जरूरत नहीं है। सिंपल लॉजिक क्या लगाना कि अगर मेरा डिसीजन इन्फ्लुएंस दे, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं रिलायंस के बोर्ड पे नीता अंबानी भी डायरेक्टर है, तो हम उसे इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बोल सकते। बट सबसे इंपॉर्टेंट तुम ये पॉइंट ध्यान रखना कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर या नॉमिनी डायरेक्टर कभी भी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैटेगरी में नहीं आएगा। सो कोई भी डायरेक्टर अदर देन मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर और नॉमिनी डायरेक्टर, वो ही इंडिपेंडेंट डायरेक्टर हो सकते हैं। सो ये 3 डायरेक्टर कभी भी इंडिपेंडेंट नहीं होंगे। और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर कितने होने चाहिए, हमने पढ़ा लिस्टेड में 1/3 और दूसरी कंपनीज में 2। ये लिमिट्स तुम ध्यान रखो, अंदर के जो कंडीशन है इसकी लिमिट है, ये तुम्हारे लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको तुम स्किप कर सकते हो। क्लियर, ये वाला पार्ट स्किप कर दोगे चलेगा। इट्स नॉट लाइक कि मुझे पढ़ाना नहीं है, तुम्हारे व्यू पॉइंट से एग्जाम में नहीं है, ये सब पढ़ोगे एग्जीक्यूटिव में भर भर के ये सामने यही सब चीजें इंडेप्थ पढ़नी है। बट तुम्हारे व्यू पॉइंट से खाली इतना ध्यान रखो, लिस्टेड कंपनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर 1/3 होना चाहिए। फिर अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी है, पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा, या बोरोइंग 100 करोड़ या उससे ज्यादा, या सॉरी बोरिंग 50 करोड़ या उससे ज्यादा, टर्नओवर 100 करोड़ या उससे ज्यादा, तो सच क्लास ऑफ कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 2 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर। ये लिमिट ध्यान रखना है। और कौन कौन से डायरेक्टर इंडिपेंडेंट में नहीं आएंगे, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, नॉमिनी इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की कैटेगरी में नहीं आते। बाकी लॉजिक लगाना है, प्रमोटर डायरेक्टर का रिलेटिव है, कंपनी के साथ कोई फाइनेंशियल इंटरेस्ट है, देन कंपनी में लॉन्ग बहुत टाइम से पोजीशन होल्ड कर रहा है, डायरेक्टर के एमपी और का रिलेटिव है, तो वैसे पर्सन को हम इंडिपेंडेंट डायरेक्टर नहीं बोल सकते, क्योंकि उसका डिसीजन बायस्ड होगा, वो कंपनी के लिए ही सोचेगा, अपने फायदे के लिए सोचेगा, शेयर होल्डर्स को इंडिपेंडेंट ओपिनियन नहीं देगा। सो ऐसा करके कंसेप्ट में ध्यान रखना है। नाउ इंडिपेंडेंट डायरेक्टर की प्लेस कभी भी वेकेट हो जाती है तो बोर्ड को 3 महीने के अंदर अंदर फिल करना है, या नेक्स्ट बोर्ड मीटिंग में फिल करना है, व्हिचएवर इज लेटर। सो उतने टाइम में हमें वैकेंसी फिल कर देना है। इंडिपेंडेंट डायरेक्टर, वुमेन डायरेक्टर दोनों में ऐसा कंडीशन होता है। स्मॉल शेयर होल्डर तुमको ऑलरेडी बताया, तो 20,000 फेस वैल्यू से कम के शेयर्स होल्ड करता है, उसको हम इंडिपेंडेंट स्मॉल शेयर होल्डर बोलते हैं। एंड एवरी लिस्टेड कंपनी शैल हैव एटलीस्ट 1 डायरेक्टर जो कि स्मॉल शेयर होल्डर डायरेक्टर हो। क्लियर, यहां तक में भी बहुत सारे एमसीक्यूज हो चुके हैं। आई होप यहां तक का पार्ट सबको क्लियर है। कुछ डाउट है तो इमीडिएटली पूछो, अदरवाइज आई विल प्रोसीड अहेड। नाउ अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, कंपनी में डायरेक्टर्स कैसे अपॉइंट होते हैं। अगेन सी, दिस इज नॉट अबाउट टेस्टिंग द नॉलेज, मैं खाली वो पार्ट बता रहा हूं जो तुम्हारे लिए एग्जाम व्यू पॉइंट से इंपॉर्टेंट है, बस उतना ध्यान रखो, सफिशिएंट है। अब फर्स्ट डायरेक्टर कौन होता है, दे आर यूजुअली नेम्ड इन द आर्टिकल, और अगर आर्टिकल में किसी का नाम नहीं है तो सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम हु आर इंडिविजुअल्स, हम उन्हें फर्स्ट डायरेक्टर मान लेते हैं। नाउ कोई भी पर्सन, मतलब 1% कंपनी में जो सोल मेंबर है उसको डायरेक्टर मान लेंगे। अब जनरल प्रोविजन क्या है, किसी भी पर्सन को डायरेक्टर अगर अपॉइंट करते हैं तो इन सच अ सिनेरियो हम किधर अपॉइंट करेंगे उसे, हम उसे जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेंगे। किसी भी पर्सन को अगर अपॉइंट कर रहे हैं तो हम उसे जनरल मीटिंग में अपॉइंट करेंगे। क्लियर। नाउ डायरेक्टर को अपॉइंट करने से पहले डिन नंबर जरूरी है। डिन का फुल फॉर्म ध्यान रखोगे एग्जाम के लिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर जरूरी होता है। क्लियर। नाउ पर्सन को डायरेक्टर अपॉइंट होने से पहले अपना डिन देना है और डिक्लेरेशन देना है कि वो डिस्क्वालिफाइड नहीं है अंडर दिस एक्ट। डिस्क्वालिफिकेशन और हमारे कोर्स में है ही नहीं, सो दैट्स व्हाई इतना इनडेप्थ जाने की जरूरत नहीं है, सब एग्जीक्यूटिव लेवल पे आएगा। देन डायरेक्टर को कंसेंट देना जरूरी है कि वेदर वो एज ए डायरेक्टरशिप ऑफिस होल्ड करना चाहता है क्या। नाउ अब देखो 5th और 6th पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि भाई पब्लिक कंपनी में
पहली बात, ये प्रोविजन किस पे होगा? खाली पब्लिक कंपनी पे होगा कि जितने भी डायरेक्टर्स होंगे तो वहां पे नॉट लेस देन 2/3 बारी बारी से रिटायर होंगे, ताकि कोई भी पर्सन ऐसा टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए कि भाई कंपनी मैं जैसे फंक्शन कर रहा हूं वैसे ही चलेगा। सो 2/3 डायरेक्टर ऐसे होंगे जो बारी बारी से रिटायर होंगे, नॉट लेस देन 2/3। सो कोई भी फ्रैक्शन होगा तो हमें क्या करना है? हायर नंबर लेना है। 2/3 मिनिमम है, आप ज्यादा रखना चाहो रख सकते हो, सारे की सारे भी रख सकते हो अगर आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तो। सो जहां आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तो सारे के सारे रोटेशनल डायरेक्टर हो जाएंगे, नहीं तो कम से कम 2/3 तो ऐसे होने चाहिए जो बारी बारी से रिटायर होंगे। 2/3 रिटायर नहीं हो रहे, 2/3 आर रोटेशनल डायरेक्टर। तो ये जो रोटेशनल डायरेक्टर है इनमें से 1/3 शैल रिटायर। तो ये जो रोटेशनल डायरेक्टर्स है इनमें से 1/3 शैल रिटायर। और अगर नंबर 3 नहीं है तो नियरेस्ट वाला नंबर लेंगे। ध्यान रखना है 2/3 कैलकुलेट करते टाइम पे हायर नंबर लेना है, क्योंकि वर्ड नॉट लेस देन था, एंड 1/3 कैलकुलेट करते टाइम पे नियरेस्ट नंबर लेना है, कितने डायरेक्टर्स तो हर एजीएम में रिटायर होंगे। तो एग्जाम में ध्यान रखना, तुमको टोटल डायरेक्टर गिवन है या रोटेशनल गिवन है, वो ट्विस्ट करेंगे। अ कंपनी है 6 रोटेशनल डायरेक्टर, बताओ कितने रिटायर होंगे? तो क्योंकि रोटेशनल गिवन है हमें खाली 1/3 करना है। अ कंपनी है 6 डायरेक्टर्स, हाउ मेनी डायरेक्टर्स शैल रिटायर? तो पहले 6 का 2/3 निकालेंगे, 6 का 2/3 आया हमारा 4, एंड फिर 4 का 1/3 निकालेंगे, वो आया हमारा 1.33, जिसको हम 1 मानेंगे। समझ में आया पॉइंट क्या? तो 1 डायरेक्टर शैल रिटायर, ऐसा कंडीशन होगा। क्लियर यहां तक पॉइंट? सो एग्जाम में ध्यान देना है, टोटल डायरेक्टर गिवन है या रोटेशनल डायरेक्टर गिवन है, अकॉर्डिंगली उस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे। देन अभी 1/3 डायरेक्टर्स रिटायर होंगे तो एजीएम में क्या करेंगे? या तो हम रिटायरिंग को रीअपॉइंट करेंगे या उसकी जगह नया डायरेक्टर ले आएंगे, और या फिर हम एक रेजोल्यूशन पास कर लेंगे हमको वैकेंसी फिल नहीं करना। बट अगर कुछ भी नहीं किया तो रिटायरिंग डायरेक्टर इज डीम्ड टू बी रीअपॉइंटेड, रिटायरिंग डायरेक्टर का ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट हो जाएगा। बट कुछ केसेस में उसका ऑटोमेटिक रीअपॉइंटमेंट नहीं होता। क्या क्या है ये केसेस? डायरेक्टर का रेजोल्यूशन मीटिंग में वोटिंग के लिए रखा बट ही लॉस्ट, देन उसने डायरेक्टर ने खुद ने अनविलिंगनेस दे दिया इन राइटिंग कि वो कंटिन्यू नहीं करना चाहता, डायरेक्टर पे कोई डिस्क्वालिफिकेशन आ गया, उसके अपॉइंटमेंट के लिए ऑर्डिनरी स्पेशल रिजोल्यूशन चाहिए अंडर अदर प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट, या फिर सेक्शन 263 के 163 के प्रोविजन अप्लाई होते हैं कि डायरेक्टर्स को इंडिविजुअली वोटिंग करना, ऐसे नहीं है। ये सब हमारे कंसेप्ट कोर्स में नहीं है, सो ऊपर ऊपर से इग्नोर मारो, यहाँ पे कुछ भी नहीं पढ़ना, तुमको ये 5th और 6th पॉइंट तक ही पढ़ना है, आगे वाला पढ़ने की जरूरत नहीं है। एग्जाम व्यू पॉइंट पे सिर्फ ये 2/3 1/3 के कैलकुलेशन तक समझोगे, आगे वाला पार्ट तुम्हारे लिए एग्जाम में इंपॉर्टेंट नहीं है। देन ड्यूटीज ऑफ डायरेक्टर, सिंपली एज अ डायरेक्टर उसे कैसे फंक्शन करना है, किसी एक मेंबर के फायदे के लिए काम करे या सबके फायदे के लिए? ऑब्वियसली सबके फायदे के लिए। उसको सीक्रेट प्रॉफिट अर्न करना चाहिए क्या? नहीं। जैसे आर्टिकल्स में लिखा हुआ है वैसे डिसीजंस ले, कंपनी के लिए जो मोस्ट बेनिफिशियल है वैसा डिसीजन लेगा, खुद का स्किल एंड कॉम्पिटेंस यूज करेगा। हम उसको रेम्यूनरेशन पे कर रहे हैं तो उसका ड्यूटी है वो आके कंपनी का मीटिंग और अटेंड करे, डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले, अपनी जगह किसी और को नहीं भेजे, ही मस्ट नॉट असाइन हिज ऑफिस। बट अगर एक डायरेक्टर अपना ड्यूटीज फॉलो नहीं करता तो उस पर 1 लाख से 5 लाख तक का पेनल्टी लग सकता है। क्लियर? तो डायरेक्टर्स के ड्यूटीज हो गए ना। उसके बाद हम देखते हैं पावर्स ऑफ बोर्ड, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के क्या पावर रहते हैं। तो जनरली बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कुछ डिसीजन लेंगे एंड ये डिसीजन को बोर्ड मीटिंग में ही लेने हैं। बोर्ड मीटिंग में एक जगह मिलके ही डायरेक्टर्स डिसीजन लेंगे। तो ये क्या क्या डिसीजन है? पावर टू कॉल मनी अनपेड ऑन शेयर्स, बायबैक का कुछ डिसीजन लेना, सिक्योरिटी शेयर्स डिबेंचर्स और कुछ इश्यू करने हैं तो, कभी लोन लेना है, कंपनी के फंड्स को किधर इन्वेस्ट करना है, देन किसी को लोन देना है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट अप्रूव करने हैं, बिजनेस डाइवर्सिफाई, मर्जर अमलगमेशन का डिसीजन। तो ये सारे काम बोर्ड मीटिंग में ही होने जरूरी है, डायरेक्टर्स मिलके लेंगे। अगेन एग्जाम व्यू पॉइंट से इतना रिलेवेंट नहीं है ये वाला पार्ट। क्लियर? आ भी जाए सिंपली ये डिसीजन बोर्ड मीटिंग में होने जरूरी है। देन ये पार्ट एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है भाई, कितनी बोर्ड मीटिंग होगी? तो देखो एज पर सेक्शन 173 एक फर्स्ट मीटिंग जो होगा बोर्ड मीटिंग 30 डेज ऑफ इनकॉर्पोरेशन में हो जाना चाहिए। फर्स्ट मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स 30 डेज में हो जाना चाहिए। देन उसके बाद में अभी साल में 4 बोर्ड मीटिंग होना चाहिए विद द कंडीशन दैट एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। ये नॉर्मल कंपनीज के लिए प्रोविजन है। क्लियर? एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। क्लियर? रिपीट, फर्स्ट मीटिंग कितने टाइम में? जल्दी आंसर दो। 30 days 30 days 30 डेज। कहां से?
इनकॉर्पोरेशन से। क्लियर। उसके बाद में साल में 4 मीटिंग और एक मीटिंग से दूसरी मीटिंग में 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। बट 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी या डोरमेंट कंपनी, डोरमेंट मतलब जो स्लीपिंग स्टेज पे कंपनी है, फंक्शन नहीं कर रहा, कुछ भी बिजनेस नहीं हो रहा, तो इन कंपनीज को कैसे मीटिंग बुलाना है? हर कैलेंडर हाफ में, यानी जनवरी से जून में एक मीटिंग, जुलाई से दिसंबर में एक मीटिंग बुलाना है इन ईच हाफ ऑफ कैलेंडर ईयर। और एक मीटिंग से दूसरे मीटिंग में मिनिमम 90 डेज का गैप होना चाहिए। 90 डेज से ज्यादा का गैप चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। ऊपर क्या था? 120 डेज से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। नीचे क्या है? मिनिमम 90 डेज का गैप होना चाहिए। देखो 1% कंपनी, स्मॉल कंपनी, छोटी छोटी कंपनीज है, ये साल में 4-4 मीटिंग बुलाए तो डायरेक्टर्स को सिटिंग फीस, जो मीटिंग का रेम्यूनरेशन और पे करना है, कितना ज्यादा हो जाएगा। तो इनके क्या कंडीशन? आप साल में 2 ही मीटिंग बुलाओ, बट 2 कैसे? मैंने एक 15 जनवरी, एक 15 मई को बुलाया, चलेगा क्या? 90 डेज से ज्यादा का गैप है? नहीं। हर कैलेंडर हाफ, यानी जनवरी से जून में एक आना चाहिए, जुलाई से दिसंबर में एक आना चाहिए, और दोनों मीटिंग में मिनिमम 90 डेज का गैप होना चाहिए। तो एक कंडीशन है। नाउ मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और के थ्रू भी हो सकता है। क्लियर। नाउ अब जब भी बोर्ड मीटिंग होगा तो हमें 7 डेज का नोटिस देना जरूरी है बोर्ड मीटिंग का। क्लियर। 7 डेज का नोटिस देना जरूरी है। नोटिस आप पोस्ट से दे सकते हो, हैंड डिलीवरी दे सकते हो, ईमेल के थ्रू भेज सकते हो, कैसे भी भेज सकते हो। बट अगर आप 7 डेज से कम का नोटिस भेजते हो तो कोई एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर मीटिंग में प्रेजेंट होना चाहिए या रेटिफाई करना चाहिए कि आपने जो कम नोटिस भेजा सही था, जरूरी था कंपनी के लिए ऐसा करना, तो इंडिपेंडेंट डायरेक्टर रेटिफाई करना चाहिए उसको। क्लियर। रिपीट, 7 दिन से कम का नोटिस भेजा, बोर्ड मीटिंग में 7 डेज है, जनरल मीटिंग में 21 क्लियर डेज है, मिक्स नहीं होना चाहिए। जनरल मीटिंग ज्यादा लोग है तो ज्यादा नोटिस, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स कम होते हैं सो कम नोटिस, 7 डेज का नोटिस है। क्लियर। और 7 से भी कम दिन का नोटिस दिया तो एक इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट होना चाहिए मीटिंग में, या रेटिफाई करेगा कि बोर्ड ने जो डिसीजंस लिए वो सही है। क्लियर। नाउ मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे कौन सा सेक्रेटरियल स्टैंडर्ड अप्लाई होता है? तो हम बोलते हैं SS1। SS1 मीटिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स पे होता है, बोर्ड मीटिंग पे होता है। क्लियर। नाउ ये सारा प्रोविजन रिपीट है, जो हमने पढ़ा वही चीज रिपीट हो रहा है। देन उसके बाद कोरम ऑफ बोर्ड मीटिंग, मीटिंग बुला तो लिया, तो मीटिंग में मिनिमम डायरेक्टर्स होने चाहिए, तो कितना है? 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 whichever इज हायर, यानी मिनिमम इतने डायरेक्टर्स तो होने चाहिए, राइट। 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 whichever इज हायर, वो कोरम होगा। क्लियर। नाउ अब समझो जो हमारा सेक्शन 8 कंपनी होता है, सेक्शन 8 कंपनी, तो वहां पे क्या कोरम हो जाता है? 1/4 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ, 1/4 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 8 डायरेक्टर whichever इज लोअर, ये सेक्शन 8 कंपनी का कोरम होता है। क्लियर। 1/4 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 8 whichever इज लोअर। नाउ अब यहाँ पे जो हम कोरम देखते हैं, अगर समझो कोई डायरेक्टर उस मैटर में इंटरेस्ट है, जो बोर्ड मीटिंग में डिसीजन ले रहे हैं उसमें इंटरेस्टेड है, तो उस डायरेक्टर को हम कोरम में काउंट नहीं करेंगे, वो वोट नहीं कर सकता। सो 1/3 ऑफ डायरेक्टर कोरम है, तो 1/3 में हमें क्या चेक करना है? नॉन इंटरेस्टेड डायरेक्टर। इंटरेस्टेड डायरेक्टर कोरम में काउंट नहीं होगा। क्लियर। सो तुम्हें खाली 1/3 वाला प्रोविजन ध्यान रखना है। आगे एक पॉइंट होता है, बट कोई मीटिंग में ऐसा हुआ मेरे इंटरेस्टेड डायरेक्टर ही 2/3 से ज्यादा है, तो 1/3 तो हो ही नहीं सकता। इन सच अ केस 2 डायरेक्टर्स विल बी द कोरम। ये वाला पार्ट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट सिंपली एक बार रीड कर लोगे तो चलेगा। क्लियर। दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट, ऊपर वाला पॉइंट ध्यान देना चाहिए, कोरम विल बी 1/3 ऑफ टोटल स्ट्रेंथ और 2 whichever इज हायर। क्लियर। देन उसके बाद में की मैनेजरियल पर्सनल कौन होता है? सो अब देखो यहाँ पे की मैनेजरियल KMP कौन होगा कंपनी में? कंपनी का CEO या मैनेजिंग डायरेक्टर या मैनेजर, कंपनी सेक्रेटरी, होल टाइम डायरेक्टर, CFO। एंड मैंने तुमको बताया था एक और पॉइंट वहां पे ऐड करना है, क्या था वो पॉइंट? जल्दी बताओ, KMP में और कौन आता है? 1 level below BOD, तो board of directors. जो एम्प्लॉइज ऑफिसर्स है हु वर्क 1 लेवल बिलो द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसको भी KMP में बोलते हैं। क्लियर। यहाँ पे ऐड कर लेना, वो अमेंडमेंट है। देन उसके बाद में नेक्स्ट मैनेजिंग डायरेक्टर कौन होता है? देखो मैनेजिंग डायरेक्टर मतलब उसे डायरेक्टर होना जरूरी है, एक ऐसा डायरेक्टर जिसको हमने सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट दिए हैं, यानी वो जो मन में है वो डिसीजन ले सकता है, क्योंकि उसको हमने ऐसा पावर दिया है। पावर कहां से मिलेगा? आर्टिकल से मिला या कंपनी ने रिजोल्यूशन पास करके दिया, तो उसको हमने सब्सटेंशियल पावर दिया कि वो जो चाहे डिसीजन ले सकता है। एक ऐसा डायरेक्टर जिसके पास डिसीजन मेकिंग पावर है जो दूसरे डायरेक्टर के पास नहीं है, तो हम उसको मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं। तो अब एक डायरेक्टर को मैंने पावर दिया कि वो कंपनी का चेक साइन कर सकता है, तो कंपनी का चेक साइन कर सकता है,
तो चेक साइन करना तो रूटीन बिजनेस एक्टिविटी है, इट इज नॉट अ डिसीजन मेकिंग पावर। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं सब्सटेंशियल पावर्स ऑफ मैनेजमेंट है, डिसीजन मेकिंग, तो उसे मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं। नाउ होल टाइम डायरेक्टर जो कंपनी में होल टाइम एम्प्लॉयमेंट में होगा। देन उसके बाद में मैनेजर कौन होता है? सो मैनेजर देखो डायरेक्टर होना जरूरी नहीं है, मैनेजर इज एन इंडिविजुअल। ऑब्वियसली मैनेजिंग डायरेक्टर भी इंडिविजुअल होगा क्योंकि वो डायरेक्टर है और डायरेक्टर इंडिविजुअल होना जरूरी है, राइट। हु हैज बीन इंटरेस्टेड विद होल और सब्सटेंशियली द होल ऑफ द अफेयर्स ऑफ कंपनी। सो क्या पॉइंट था? मैनेजर के पास नंबर ऑफ पावर ज्यादा है, बट मैनेजर इज अंडर द कंट्रोल एंड डायरेक्शन ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, मतलब वो बोर्ड के अंडर काम करेगा, उसको सारे पावर्स दिए बट ही इज आंसरेबल टू बोर्ड। बोर्ड मना कर दे तो मैनेजर आगे काम नहीं कर पाएगा। बट मैनेजिंग डायरेक्टर तो खुद जो डिसीजन ले रहा है वो वैलिड है, उसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी पूछने की जरूरत नहीं है। समझ में आ रहा है पॉइंट? उसके पास ऐसा सब्सटेंशियल पावर होता है। सो मैनेजिंग डायरेक्टर का पावर ज्यादा है बट मैनेजर के पावर ज्यादा है, मैनेजर के नंबर ऑफ पावर ज्यादा है बट इज आंसरेबल टू बोर्ड। मैनेजिंग डायरेक्टर के पास एक ही पावर है बट वो इतना बड़ा पावर है कि he is not answerable to anyone, वो अपने हिसाब से डिसीजन ले सकता है। क्लियर? देन उसके बाद में चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर या सीएफओ, ऑफिसर्स ऑफ कंपनी जिसको हम डेजिग्नेट करते हैं, एंड कंपनी सेक्रेटरी जो सेक्शन 21C में सीएस एक्ट में जैसे मेंबर है, मेंबर जो डिफाइंड एज कंपनी सेक्रेटरी अंडर कंपनी सेक्रेटरीज एक्ट। कौन सा सेक्शन है? 21C, जो कि पर्सन इन एम्प्लॉयमेंट है। 21B कौन से होते हैं? जो जॉब पे होंगे। 21C जो एम्प्लॉयमेंट में है। नाउ अब अपॉइंटमेंट ऑफ की मैनेजरियल पर्सनल, तो देखो यहाँ पे क्या कंडीशन है, कोई भी लिस्टेड कंपनी या कोई भी पब्लिक कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो वहां पे एक होल टाइम की मैनेजरियल पर्सनल होना चाहिए। मतलब सीईओ, सीएफओ, मैनेजिंग डायरेक्टर, होल टाइम डायरेक्टर, उनमें से कोई होना चाहिए। सो मैनेजिंग डायरेक्टर, सीईओ या ये होने चाहिए, कंपनी सेक्रेटरी एंड सीएफओ। Every whole-time KMP of company shall be appointed by means of resolution passed at board meeting. Board meeting में resolution pass करके appoint करेंगे and उसका remuneration decide करेंगे, क्या रहेगा? Clear? Now, an individual shall not be appointed or reappointed as chairperson as well as managing director CEO. यानी जो person chairperson है कंपनी का, वो कंपनी में मैनेजिंग डायरेक्टर या सीईओ नहीं हो सकता अनलेस आर्टिकल प्रोवाइड। अगर आर्टिकल्स में लिखा है तो ही, जैसे अभी समझो रिलायंस लिमिटेड में मुकेश अंबानी इज मैनेजिंग डायरेक्टर और वही चेयरपर्सन है, ऐसा हो सकता है क्या? अगर रिलायंस के आर्टिकल्स में लिखा हुआ है तो हो सकता है, नहीं तो अदरवाइज चेयरपर्सन और मैनेजिंग डायरेक्टर अलग अलग पर्सन होने चाहिए। क्लियर? देन एक होल टाइम की मैनेजरियल पर्सन एक से ज्यादा कंपनी में ऑफिस होल्ड नहीं कर सकता, एक्सेप्ट दैट वो उसकी सब्सिडरी कंपनी में होल्ड कर सकता है, क्योंकि सब्सिडरी कंपनी तो उसी के कंट्रोल में है। क्लियर? बाकी अंदर का ऐसा पॉइंट तुमको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। नाउ रूल 8A, अपॉइंटमेंट ऑफ होल टाइम सेक्रेटरी। देखोगे अ कंपनी विच हैज अ पेड अप कैपिटल ऑफ, अ कंपनी है, पब्लिक या प्राइवेट कुछ नहीं बोला है, यानी कोई भी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल, देखो ये वर्ड 5 है ना, इसको 10 कर लोगे, ये एकदम रिसेंट अमेंडमेंट है, ध्यान रखना है। इस 5 को क्या कर लेना है, 10 का लिमिट हो गया है अभी। जिसका कोई भी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ या उससे ज्यादा है, तो वहां पे होल टाइम सेक्रेटरी होना चाहिए। एक प्राइवेट कंपनी का कैपिटल 10 करोड़ है, उसे भी रखना है, पब्लिक कंपनी का 10 करोड़ है, उसे भी रखना है होल टाइम सेक्रेटरी। समझ में आया क्या? यहाँ तक पॉइंट क्या है? रिपीट, रूल 8A, सीएस का अपॉइंटमेंट पहले कितना लिमिट था? 5 करोड़, अभी कितना लिमिट है? 10 करोड़। कोई भी कंपनी जिसका पेड अप कैपिटल 10 करोड़ से ऊपर है, होल टाइम सीएस अपॉइंट करना जरूरी है। क्लियर है क्या यहाँ तक? चेंज किया या अमेंडमेंट? जल्दी बताओ, अमेंडमेंट नोट किया क्या? हाँ सर। ओके, देन अब उसके बाद सीएस के फंक्शंस है बहुत सारे गिवन, कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को ये कंप्लायंस मैनेजमेंट में हेल्प करता है, कंपनी के सेक्टरल स्टैंडर्ड्स और कंपनी कंप्लाई करे, बहुत सारी ड्यूटीज परफॉर्म करता है। तो ये सारे ऐसे फंक्शंस गिवन है सीएस के क्या क्या होते हैं, राइट? तो बहुत सारे, बोर्ड मीटिंग को कन्वीन कराना, जनरल मीटिंग को कन्वीन कराना, ट्रिब्यूनल्स से भी और के पास में आंसर्स और देना उनके क्वेश्चंस और के, कंपनी के अफेयर्स प्रॉपर्ली चल रहे हो, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को एडवाइस देना टाइम टू टाइम। क्लियर? तो ये सब रोल होता है। नाउ अभी नए कंसेप्ट आए हैं कि कंपनी में मेंबर्स आते नहीं है तो ई वोटिंग कराते हैं। सो ई वोटिंग के अंदर भी सीएस का बड़ा रोल होता है, कि मतलब वोटिंग का प्रोसीजर कैसे हो रहा है, स्टॉक एक्सचेंज से कम्युनिकेट करना, एक शेयर होल्डर एक ही वोट डाले,
उस तरीके का पूरा इंश्योर करना, एक बार वोट डाल दिया तो उसको चेंज नहीं कर सकता, स्क्रूटनाइजर के अपॉइंटमेंट में उसका रोल होता है, राइट। तो ये सारा सीएस चेक करता है कि सारा तरीका प्रॉपर होना चाहिए। देखो कंप्लायंस है तो आपने लॉ के जो प्रोविजंस थे ई वोटिंग से रिलेटेड सारे कंप्लाई किए, ये सीएस को चेक करना है कंपनी में, क्योंकि सीएस का काम ही क्या है, कंपनी में लॉ रिलेटेड पार्ट चेक करने हैं। नाउ कंपनीज एक्ट में अथॉरिटी कौन कौन सी है, तो हम बोलते हैं आरओसी होता है जो कंपनी इनकॉर्पोरेशन और इन सब के फॉर्मेलिटीज करता है। कंपनी बंद करते हैं तो ऑफिशियल लिक्विडेटर होता है। आरओसी के ऊपर रीजनल डायरेक्टर होते हैं। फिर एनसीएलटी, कंपनी में अगर कुछ भी डिस्प्यूट हो जाता है तो केस किधर जाएगा, कंपनी कोर्ट अलग से बना हुआ है जिसको हम एनसीएलटी बोलते हैं। एंड एनसीएलटी क्या होता है, अगर एनसीएलटी के अगेंस्ट में अपील करना है तो एनसीएलटी अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाते हैं। ये दोनों फुल फॉर्म भी याद रखोगे, एग्जाम में पूछेंगे, डेफिनेटली आता है ऐसा क्वेश्चन। NCLT is National Company Law Tribunal, NCLT is National Company Law Appellate Tribunal. Now, रोल ऑफ सीएस के क्या क्या रोल है, तो एज ए स्टैट्यूटरी ऑफिसर क्या रोल है, देखो हेडिंग याद रखना है, अंदर का पढ़ने की जरूरत नहीं है। एज ए स्टैट्यूटरी ऑफिसर उसका क्या क्या काम है, तो स्टैट्यूटरी क्या होता है, कॉम्प्लायंस रिलेटेड काम, तो सारे लॉ कंप्लाई हो रहे हैं, कंपनी टैक्सेस और टाइम पे भर रहा है, स्टैम्प ड्यूटी और भर रहा है, तो ये सारा चेक करना उसका स्टैट्यूटरी ऑफिसर का रोल है। एज अ कोऑर्डिनेटर, कोऑर्डिनेट करता है किसके बीच में, मेंबर्स और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में, बोर्ड और एम्प्लॉय में, गवर्नमेंट और कंपनी में, ऐसा कोऑर्डिनेशन करेगा जो भी क्वेरीज हो रहे हो सॉल्व करने का। तो किसके बीच में कोऑर्डिनेशन है, तो देखो फंक्शनरीज के साथ, ट्रेड यूनियन के साथ, शेयर होल्डर्स के साथ, गवर्नमेंट के साथ, ही विल कोऑर्डिनेट वर्क्स ऑफ द कंपनी। खाली हेडिंग पढ़ोगे, अंदर का पार्ट रीड करने की जरूरत नहीं। एडमिन ऑफिसर, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर क्या होता है, तो कंपनी का एडमिनिस्ट्रेशन चेक करता है, मतलब बहुत सारे ऐसे एडिशनल रोल भी आ जाते हैं ना, कोई एम्प्लॉय टाइम पे आ रहा है नहीं आ रहा है, एचआर पॉलिसीज और रिलेटेड जो काम होता है, फाइनेंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, कंपनी के फंड्स को मैनेज करना, बैंक अकाउंट बैलेंस और को चेक करना, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन वाला काम, तो ये सब भी सीएस करता है। क्लियर। सो खाली हेडिंग में ध्यान रखना है कौन सा कोऑर्डिनेटर का रोल है एंड कौन सा हमारा एडमिन ऑफिस का रोल है। देन उसके बाद में मेंबर्स का मीटिंग कैसे कंडक्ट होता है, क्या होता है। सो मेंबर्स का मीटिंग दो टाइप का होता है, एक बोलते हैं हम एनुअल जनरल मीटिंग, जो साल में एक बार होगा ही होगा, और एक होता है ईजीएम, अगर जरूरत होगी तो हम ऐसा मीटिंग बुलाएंगे। सो ईजीएम कब कॉल होता है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग कब कैसे कॉल होता है, तो यहाँ पे क्या रहता है कंडीशन, सारे ये प्रोविजन हम देखते हैं अभी यहाँ से क्लियर। एजीएम और ईजीएम दो टाइप के मीटिंग होती है। देन अगर हम मीटिंग बुला रहे हैं जो खाली इक्विटी होल्डर्स का, जनरल मीटिंग तो मेंबर का मीटिंग है तो इक्विटी प्रेफरेंस दोनों आ सकते हैं, बट क्लास मीटिंग इज मीटिंग ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर, ओनली इक्विटी शेयर होल्डर आएंगे या फिर ओनली प्रेफरेंस शेयर होल्डर का मीटिंग आएगा, तो उसको हम क्लास मीटिंग बोलते हैं, राइट। नाउ अभी नेक्स्ट देखो एजीएम से रिलेटेड प्रोविजंस, तो ऑलरेडी पढ़े हुए हैं मैं बट फिर से पढ़ा रहा हूँ कि एक 1% कंपनी को एजीएम तो करने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि एक ही मेंबर है तो उसका क्या मीटिंग बुलाएंगे। सो 1% कंपनी पे जनरल मीटिंग के प्रोविजन अप्लाई नहीं होते हैं, राइट। अब एजीएम के लिए दूसरे प्रोविजन क्या है, 1 मीटिंग शुड बी हेल्ड एवरी ईयर, यानी हर साल 31 दिसंबर से पहले एक मीटिंग आना चाहिए। फर्स्ट एजीएम आपका जब फाइनेंशियल ईयर क्लोज होगा वहां से 9 मंथ्स में हो जाना चाहिए, फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर क्लोज होने से 9 मंथ्स में हो जाएगा। एंड बाकी फर्स्ट एजीएम का ये और बाकी एजीएम के केस में 6 मंथ्स के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। क्लियर। सब्सिक्वेंट जनरल मीटिंग 6 मंथ्स में हो जाना चाहिए। एंड गैप बिटवीन 2 एनुअल जनरल मीटिंग 15 महीने से ज्यादा का नहीं होना चाहिए। गैप बिटवीन 2 एजीएम शैल नॉट एक्सीड 15 मंथ्स। ध्यान रखना, डेफिनेटली क्वेश्चन पूछते हैं इस पार्ट पे, तो याद रखना इनको। देन अगर आपके पास कोई वैलिड रीजन है तो आप ड्यू डेट से पहले अप्लाई करो, आरओसी आपको अप टू 3 मंथ्स तक का एक्सटेंशन दे सकता है कि आप 3 महीने तक भी अगर डिले हो रहा है तो फिर आपके ऊपर कुछ पेनल्टी नहीं लगेगा। क्लियर। नाउ डेट टाइम एंड प्लेस क्या होता है, एजीएम बिजनेस आवर्स में आना चाहिए, दैट इज 9 AM to 6 PM के बीच में आना चाहिए, नेशनल हॉलीडे पे नहीं होना चाहिए, एंड रजिस्टर्ड ऑफिस पे आएगा या विद इन द सिटी कहीं पे भी आ सकता है। अगर सिटी के बाहर जाना है तो हमें गवर्नमेंट का अप्रूवल लेना है कोई भी प्रोविजन से कंप्लाई एग्जेम्पशन लेने के लिए। सो एजीएम के लिए डेट टाइम एंड प्लेस फिक्स होता है, ईजीएम में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होता। नेशनल हॉलीडे जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नेशनल हॉलीडे डिक्लेयर किया है, अगर कंपनी एजीएम कंडक्ट नहीं करता तो 1 लाख रुपीज वन टाइम एंड 5,000 पर डे पेनल्टी लग सकता है जब तक वो डिफॉल्ट कंटिन्यू रहेगा। क्लियर। तो ये एजीएम के प्रोविजंस हो गए।
नाउ मीटिंग में अगर मेंबर खुद नहीं आ रहा तो अपने बिहाफ पे प्रॉक्सी भेज सकता है, बट कुछ ऐसे काम है जो एजीएम में होने जरूरी है। क्लियर? सो इन सारे बिजनेस को हम ऑर्डिनरी बिजनेस बोलेंगे, इनको छोड़ के जो भी बिजनेस होता है उसको स्पेशल बिजनेस बोलते हैं। तो ये 4 काम क्या था हमने पढ़ा था? अड्डा, कंसिडरेशन ऑफ अकाउंट, डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड, अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स इन प्लेस ऑफ दोज रिटायरिंग एंड अपॉइंटमेंट ऑफ ऑडिटर एंड फिक्सिंग देयर रेम्युनरेशन। ये काम तो एजीएम में होने जरूरी है। ये 4 ऑर्डिनरी बिजनेस है, इनको छोड़ के जो भी होगा उसको हम स्पेशल बिजनेस बोलते हैं। नाउ ईजीएम कौन बुला सकता है? तो हमने पढ़ा था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बुला सकते हैं या शेयर होल्डर्स रिक्वेस्ट कर सकते हैं, तो हम उनको रिक्वेजनिस्ट बोलते हैं। तो शेयर होल्डर पहले बोर्ड के पास रिक्वेस्ट करेंगे और बोर्ड ने नहीं बुलाया तो रिक्वेजनिस्ट खुद बुला सकते हैं या ट्रिब्यूनल बुला सकता है। ईजीएम में जो भी काम होगा उसको हम स्पेशल बिजनेस ही बोलेंगे। रीजन, क्योंकि ऑर्डिनरी बिजनेस तो खाली एजीएम में ही ट्रांजैक्ट होता है, ईजीएम में जो भी बिजनेस होगा इट विल बी टर्म्ड एज स्पेशल बिजनेस। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को जब जरूरी लगता है वो एक्स्ट्रा मीटिंग बुला सकते हैं। नाउ वो मेंबर जिनके पास 1/10 वोटिंग पावर है, 1/10 ऑफ पेड अप शेयर कैपिटल है, और अगर कंपनी में शेयर कैपिटल नहीं है तो 1/10 वोटिंग पावर चेक करेंगे, वो लोग बोर्ड को रिक्वेस्ट करेंगे, तो इन सच ए सिनेरियो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीटिंग बुलाएगा। तो जब भी ऐसा रिक्वेस्ट आता है बोर्ड को 21 डेज में डिसाइड करना है कि वेदर बोर्ड मीटिंग बुलाएगा या नहीं बुलाएगा, और अगर बोर्ड डिसाइड करता है यस तो उन्हें 45 डेज के अंदर मीटिंग कंडक्ट कर देना है। रिपीट अगेन, जब भी मेंबर्स ने रिक्वेस्ट किया 21 डेज में बोर्ड को हाँ या ना जवाब देना है, मीटिंग बुला रहे या नहीं बुला रहे। अगर बोर्ड डिसाइड करता है यस मीटिंग बुलाना है तो 45 डेज में मीटिंग कंडक्ट हो जाना चाहिए। बट अगर बोर्ड ने 21 डेज में कोई डिसीजन नहीं लिया या 45 डेज में मीटिंग कंडक्ट नहीं किया तो इन सच सिनेरियो वो जो रिक्वेजनिस्ट है वो खुद मीटिंग बुला सकते हैं विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन। जब उन्होंने रिक्वेस्ट किया वहां से 3 महीने में वो खुद बुला सकते हैं। अगर बोर्ड डिसीजन नहीं लेता या बोर्ड मना कर देता है, मतलब मीटिंग बोर्ड ने मना कर दिया तो राइट नहीं है, बट बोर्ड ने 21 डेज में डिसीजन ही नहीं लिया या 45 डेज में मीटिंग कंडक्ट नहीं किया तो रिक्वेजनिस्ट खुद बुला सकते हैं विद इन 3 months फ्रॉम द डेट ऑफ रिक्वेजिशन। क्लियर है यहां तक पॉइंट? देन उसके बाद में ट्रिब्यूनल बुला सकता है मीटिंग, मतलब अगर कुछ ऐसा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ मैनेजमेंट है, डेडलॉक हुआ है मैनेजमेंट में, तो इन सच सिनेरियो ट्रिब्यूनल मीटिंग बुला लेगा। देन जनरल मीटिंग का नोटिस 21 क्लियर डेज का चाहेगा, चाहे एजीएम हो या ईजीएम सेम है। और अगर हमें शॉर्टर नोटिस भेजना है तो 95% मेंबर्स का कंसेंट जरूरी होता है, तो हम शॉर्टर नोटिस भेज सकते हैं। ध्यान रखना, बोर्ड मीटिंग में 7 डेज था और शॉर्टर नोटिस में 1 इंडिपेंडेंट डायरेक्टर प्रेजेंट या रेटिफाई करना चाहिए। जनरल मीटिंग में 21 क्लियर डेज है एंड शॉर्टर है तो 95% मेंबर्स का कंसेंट चाहिए। देन कंटेंट ऑफ नोटिस, मीटिंग किधर बुला रहे हो वो बताओ, किधर होना चाहिए, रजिस्टर्ड ऑफिस या विद इन द सिटी, कहीं पे भी हो सकता है। क्लियर? बट ईजीएम में ऐसा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता। डे कोई भी डे पे बुलाओ बट नेशनल हॉलीडे नहीं होना चाहिए। क्लियर? ईजीएम कोई भी डे पे बुला सकते हैं। टाइम ऑफ मीटिंग बिजनेस आवर्स में बुलाओ 9 AM to 6 PM, बट ईजीएम में ऐसा कुछ कंडीशन नहीं होता है। क्लियर? ये सारे जो डेट टाइम एंड प्लेस के रिस्ट्रिक्शन है एजीएम में थे, ईजीएम में नहीं है। क्लियर? देन मीटिंग बुलाने का कोई पर्पस होता है तो वो एजेंडा हम साथ में अटैच करके भेजते हैं ताकि मेंबर्स उसको रीड कर सके। और अगर कोई मेंबर खुद नहीं आ रहा तो वो अपने बिहाफ पे प्रॉक्सी भेज सकता है, तो मेंबर अपने बिहाफ पे प्रॉक्सी भेज सकता है। ऐसा हमको नोटिस में लिख के भेजना है कि अगर आप खुद नहीं आ रहे तो आप अपने बिहाफ पे प्रॉक्सी को भेज सकते हो, बट वो प्रॉक्सी मेंबर होना जरूरी नहीं है। क्लियर? तो ये नोटिस पहले तो फिजिकली और जाता था बट अभी ईमेल के थ्रू जा सकता है, इलेक्ट्रॉनिक मोड में नोटिस जाना अलाउड है। क्लास मीटिंग क्या होता है? मीटिंग ऑफ पर्टिकुलर क्लास ऑफ शेयर होल्डर्स, उसको हम क्लास मीटिंग बोलते हैं। देन अब जितना भी कंपनी का आरओसी से एमसीए से जो भी काम होगा रीजनल डायरेक्टर और से, एवरीथिंग हैज बीन कन्वर्टेड इलेक्ट्रॉनिकली, जिसको हम ई गवर्नेंस बोलते हैं। सो जहां पे हम मतलब लाइक गवर्नमेंट से डील कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली, इट इज टर्म्ड एज ई गवर्नेंस। क्लियर? तो ये एमसीए 21 उसी का पार्ट है। एमसीए क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। 21 क्या है? 21st सेंचुरी। एमसीए 21 मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स 21st सेंचुरी। यहाँ पे देखो ये स्मार्ट वर्ड एब्रीविएशन के लिए ध्यान रखना,
क्यों किया इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक? ये एक सिंपल प्रोसीजर हो गया, मॉरल अकाउंटेबल, कौन लायबल है ऑनलाइन पता लग जाएगा, रिस्पॉन्सिव एंड ट्रांसपेरेंट होगा, कुछ भी चीज यहाँ पे हाइड नहीं रह सकता, करप्शन को रिड्यूस करेगा, तो इसके लिए इन्होंने इलेक्ट्रॉनिकली ऐसा इंट्रोड्यूस किया है। क्लियर? तो ये सारा कंपनी लॉ 2 रिलेटेड पार्ट था। सर हाँ, सर केएमपी के इसमें पेड अप कैपिटल में कुछ चेंज नहीं है? केएमपी में 10 करोड़ का 10 करोड़ ही था, खाली सीएस के अपॉइंटमेंट में 5 करोड़ की जगह 10 करोड़ हो गया। ओके ओके ठीक है। क्लियर है? नाउ अभी नेक्स्ट देखते हैं इंडियन पार्टनरशिप एक्ट। सो सेक्शन 4 डिफाइन करता है पार्टनरशिप क्या है। पार्टनरशिप इज रिलेशन बिटवीन पर्सन्स हु हैव एग्रीड टू शेयर प्रॉफिट्स ऑफ अ बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी ऑफ देम एक्टिंग फॉर ऑल। इन वर्ड्स पे फोकस करेंगे तो यही सारे एसेंशियल्स है। पार्टनरशिप में मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल या रिटर्न कुछ भी हो चलेगा बट रिटर्न एडवाइजेबल होता है। देन बिजनेस होना चाहिए। बिजनेस क्या होता है? कोई भी कंटिन्यूइंग ऑनगोइंग एक्टिविटी। एंड शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट एक प्राइमा फेसी एविडेंस, हम सबसे पहले वही देखते हैं बट वो कंक्लूसिव टेस्ट नहीं है। कंक्लूसिव टेस्ट क्या होता है? म्यूचुअल एजेंसी, दैट इज एक पार्टनर के काम के लिए दूसरा पार्टनर भी लायबल होगा, इसको हम म्यूचुअल एजेंसी बोलते हैं। एवरी पार्टनर इज प्रिंसिपल एज वेल एज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर। सो 2 पर्सन होने चाहिए, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए। एग्रीमेंट क्या चीज के लिए है? बिजनेस करने के लिए है, प्रॉफिट को शेयर करेंगे एंड बिजनेस कोई भी कैरी ऑन कर सकता है किसी के भी बिहाफ पे। देयर इज म्यूचुअल एजेंसी, राइट? तो जो लोग ऐसे साथ में बिजनेस करते हैं हम उनको पार्टनर्स बोलते हैं। जिस नाम पे बिजनेस करेंगे उसको फॉर्म नेम बोलेंगे एंड दे आर कलेक्टिवली टर्म्ड एज अ फॉर्म। नाउ एसेंशियल्स क्या है? ये सारे हमने देखे। एसोसिएशन ऑफ 2 और मोर पर्सन, मिनिमम 2 लोग होने चाहिए, उनके बीच में एग्रीमेंट होना चाहिए, ओरल या रिटर्न कुछ भी चलेगा बट रिटर्न इज एडवाइजेबल। बिजनेस होना चाहिए, कोई भी ट्रेड ऑक्यूपेशन या कॉमर्स जो ऑनगोइंग एक्टिविटी है, कंटिन्यूअस नेचर का होता है, उसको हम बिजनेस बोलते हैं। देन उनके बीच में शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट होना चाहिए। शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट इज अ प्राइमा फेसी एविडेंस। एग्जाम में टेस्ट होता है, प्राइमा फेसी एविडेंस क्या है? शेयरिंग ऑफ प्रॉफिट। बट कंक्लूसिव टेस्ट क्या है? conclusive test is mutual agency. clear? sharing of profit is prima facie evidence but conclusive test क्या होता है? that is mutual agency. clear? then उसके बाद में अभी next देखो, पार्टनरशिप फॉर्मेशन क्या है। तो पार्टनरशिप सेंस एक एग्रीमेंट है, तो जैसे कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स होते हैं वो सारे यहाँ पे भी होने चाहिए, राइट? सो देयर विल बी एग्रीमेंट एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे भी होने चाहिए। बट 2 एक्सेप्शन हैं यहाँ पे। माइनर में बी एडमिटेड फॉर बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप एंड पार्टनरशिप बीइंग एजेंसी कॉन्ट्रैक्ट, यहाँ पे कंसिडरेशन जरूरी नहीं होता है, कंसिडरेशन इज नॉट रिक्वायर्ड। देन पार्टनरशिप के बीच में जो एग्रीमेंट होता है उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। तो पार्टनरशिप डीड में हम बेसिकली क्या क्या कंटेंट डालेंगे? नेम ऑफ फर्म, एड्रेस ऑफ फर्म, नेम ऑफ पार्टनर, एड्रेस ऑफ पार्टनर, उनका कैपिटल रेशियो क्या है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, देन जो किस वे में वो ड्राइंग्स और कर सकते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, रेम्यूनरेशन कैसे मिलेगा, ये सारा टर्म तुम अकाउंट्स में भी देखते हो वो सब टर्म आएगा। देन पार्टनर के एक्सपल्शन निकालने का क्या प्रोविजन होगा, एंड डिस्प्यूट होगा तो आर्बिट्रेशन में किसी थर्ड पार्टी के पास में डिस्प्यूट सॉल्व कराएंगे। तो ये सब चीज हम वहां पे मेंशन कर सकते हैं, नॉट दैट मच रिलेवेंट फॉर एग्जाम। देन क्लासिफिकेशन ऑफ पार्टनरशिप, एक होता है सेक्शन 7 पार्टनरशिप एट विल। एट विल मतलब मर्जी से पार्टनर बन जाएगा? नहीं, पार्टनरशिप एट विल मतलब हमने ड्यूरेशन डिसाइड नहीं किया, तो जब तक मन करेगा तब तक पार्टनरशिप रखेंगे, हमारी मर्जी है। कोई भी पार्टनर रिटर्न नोटिस देके फर्म को डिसॉल्व कर सकता है। सो वेयर देयर नो प्रोविजन फॉर ड्यूरेशन तो हम उसको पार्टनरशिप एट विल बोलते हैं। देन एक पर्सन के बहुत सारे बिजनेस हो सकते हैं बट वन पर्टिकुलर बिजनेस में अगर वो पार्टनरशिप एंटर करता है तो हम उसको पर्टिकुलर पार्टनरशिप बोलते हैं। दे आर पार्टनर्स फॉर अ पर्टिकुलर वेंचर, एक पर्टिकुलर बिजनेस के लिए। देन उसके बाद पार्टनरशिप और को ओनरशिप में डिफरेंस आता है। तो को ओनर और पार्टनरशिप का मेन डिफरेंस क्या है? पार्टनरशिप में हम ऐसा बोलते हैं ना म्यूचुअल एजेंसी होता है, को ओनर में ऐसा म्यूचुअल एजेंसी नहीं होता है। देन उसके बाद में नेक्स्ट देखो,
को ओनरशिप में एग्रीमेंट की जरूरत नहीं है। जैसे फादर की डेथ हुई तो दोनों बेटे बाय डिफॉल्ट को ओनर बन गए अगर 2 सन है तो। बट अगर मैं ऐसा बोलूं पार्टनरशिप में जब तक एग्रीमेंट नहीं हुआ तब तक हम प्रोसीड नहीं कर सकते। को ओनर का कोई लाइन ऑन प्रॉपर्टी नहीं होता है, वेयर को ओनर हैज नो लाइन ऑन प्रॉपर्टी बट पार्टनर का प्रॉपर्टी पे लाइन होता है, ही हैज राइट टू रिटेन प्रॉपर्टी। अगर पार्टनर को उसका रेम्युनरेशन नहीं मिले तो इन सच अ सिनेरियो वो प्रॉपर्टी को अपने पास में होल्ड करके रख सकता है। देन एचयूएफ एंड पार्टनरशिप का डिफरेंस है, ये सारे इजी वाले पार्ट में तुमको नहीं करा रहा, तुम्हारा बाय डिफॉल्ट कवर्ड है। कंपनी पार्टनरशिप का डिफरेंस ऑलरेडी हमने देखा। नाउ चेंज इन फॉर्म कैसे कैसे होता है, हम बोलते हैं चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फॉर्म, यानी पार्टनर का आना जाना, एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ, इंसॉल्वेंसी, ये सब हो गया। चेंज इन नेचर ऑफ बिजनेस, बिजनेस ही नया चालू करते हैं या ड्यूरेशन को एक्सटेंड कर लेते हैं, चेंज इन ड्यूरेशन, तो इसको हम चेंज इन फॉर्म बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कैसे होता है, एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, किसी पार्टनर को निकाल देना, कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया या किसी पार्टनर की डेथ हो गई, तो इन ऑल दिस सिनेरियो हम ऐसा बोलेंगे फॉर्म का कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो गया, क्या लोगों से पार्टनरशिप बनाता है सब चेंज हो गया। देन पार्टनरशिप प्रॉपर्टी, 3 चीज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी में आता है, कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जो हमने परचेज किया विद द मनी बॉट इन बाय पार्टनर्स, तो इन दैट केस हम उसको पार्टनरशिप प्रॉपर्टी बोलेंगे। देन कोई भी ऐसा प्रॉपर्टी जो पार्टनर लाया है इन ल्यू ऑफ कैपिटल एंड गुडविल ऑफ द बिजनेस, ये तीनों चीज पार्टनरशिप प्रॉपर्टी है, इस पे सब पार्टनर्स का राइट है, कोई अकेला पार्टनर क्लेम नहीं कर सकता, राइट। तो हम वेरियस फैक्टर्स, कहां से प्रॉपर्टी आया, किसका पैसा लगा, ये सब फैक्टर्स देखते हुए हम डिसाइड करते हैं। देन काइंड्स ऑफ पार्टनर, तो अब देखो वहां पे एक होता है एक्टिव पार्टनर जो डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट करता है, ये पार्टनर जब भी फॉर्म से अलग होगा तो इसे एक पब्लिक नोटिस देना जरूरी होता है, क्लियर। तो ये एक्टिव पार्टनर हो गया। देन उसके बाद स्लीपिंग पार्टनर, एक ऐसा पर्सन जो बिजनेस में इन्वेस्ट करता है बट डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता, तो सच अ पार्टनर इज नॉट नोन टू द आउटसाइडर, तो जब भी फर्म से अलग होगा तो इन सच अ सिनेरियो इसको पब्लिक नोटिस देने की जरूरत नहीं है, स्लीपिंग पार्टनर हो गया। नॉमिनल पार्टनर, एक ऐसा पर्सन जिसका गुडविल है, उसके नाम से फर्म को बिजनेस मिलता है, तो सच अ पर्सन लैंड्स हिज नेम, वो बिजनेस में पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, नहीं भी कर सकता है, बट उसने अपना नेम लैंड किया है, उसके गुडविल की वजह से दूसरे पार्टनर्स को फायदा मिलेगा, उसको हम नॉमिनल पार्टनर बोलते हैं। सच अ पार्टनर इज रिक्वायर्ड टू गिव पब्लिक नोटिस, उसे देना पड़ेगा। देन पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली, एक ऐसा पार्टनर जो खाली प्रॉफिट शेयर करेगा, लॉसेस में कुछ भी शेयर नहीं करेगा। ऐसा नॉर्मली कब होता है, जैसे कोई फर्म ऑलरेडी लॉस में है, उसको लॉस से निकालने के लिए कोई नया पार्टनर आएगा नहीं, और अगर नए पार्टनर को हम कमिटमेंट देते हैं कि भाई अब से प्रॉफिट ही होगा, लॉस में आप शेयर मत लेना, देन ओनली वो पार्टनर बनेगा। सो दैट्स व्हाई ऐसा पार्टनर इन प्रॉफिट ओनली करके कंडीशन आता है। देन अगर कोई पार्टनर अपने बिहाफ पे किसी और को मतलब अपॉइंट करता है फर्म में, फर्म का फंक्शनिंग और देखने के लिए, उसको सब पार्टनर बोलते हैं। बस सब पार्टनर इज एक्टिंग ऑन बिहाफ ऑफ मेन पार्टनर, बट ये डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, एंड दूसरे पार्टनर्स मतलब म्यूचुअल एजेंसी रहता है ना, सो दैट्स व्हाई ये डे टू डे बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ये खाली फर्म में क्या हो रहा है वो जाके अपने पार्टनर जिसने उसे अपॉइंट किया उसे बता सकता है, बट ही हैज नो राइट इन मैनेजमेंट, बट ये प्रॉफिट में से शेयर ले सकता है टू द एक्सटेंट ऑफ हिज रेम्युनरेशन जो डिसाइडेड है। देन पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल एंड होल्डिंग आउट, अब पार्टनरशिप तो देखो ओरली क्रिएट हो जाता है, तो जब भी हम किसी पर्सन को ऐसा रिप्रेजेंटेशन करते हैं ये तो मेरी फॉर्म है, या किसी और ने रिप्रेजेंटेशन किया और मैंने मना नहीं किया, तो वहां पे पार्टनरशिप बाय एस्टॉपल या होल्डिंग आउट क्रिएट हो जाता है, क्लियर। ही इज डीम्ड टू बी अ पार्टनर क्योंकि उसने मना नहीं किया था, ही इज स्टॉप्ड फ्रॉम डिनाइंग, वो खुद रिप्रेजेंट कर रहा है कि मेरी ही फॉर्म है, या किसी और ने रिप्रेजेंट किया और उसने मना नहीं किया तो वो पार्टनर बन जाएगा। तो ये जो होल्डिंग आउट पार्टनर है ये लायबल होता है अगर थर्ड पार्टी को कुछ भी नुकसान हुआ बिकॉज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, बट व्हेन इज ही इज नॉट लायबल, अगर पार्टनर्स ने रॉन्गफुली उसे पार्टनर बताया, टॉर्ट कमिट करके बताया, उसकी डेथ हो गई और या फिर वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो गया, तो होल्डिंग आउट पार्टनर लायबल नहीं होता। अदरवाइज होल्डिंग आउट पार्टनर इज लायबल टू द थर्ड पार्टीज जिसने उसके रिप्रेजेंटेशन के बेसिस पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर किया है, राइट। देन उसके बाद में नेक्स्ट प्रोविजन है माइनर से रिलेटेड, तो माइनर कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकता बट ही मे बी एडमिटेड फॉर बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप। तो यहाँ पे केस लॉ का नाम ध्यान रखोगे, मोहिरी बीवी वर्सेस धर्मदास घोष है, एंड सेक्शन नंबर ध्यान रखोगे, माइनर का जो सेक्शन है दिस इज सेक्शन नंबर 30, 11 से मत आ जाना, ये 11 ऑफ कॉन्ट्रैक्ट एक्ट है, पार्टनरशिप एक्ट है, सेक्शन नंबर 30 है, क्लियर। सो अब माइनर को हम बेनिफिट्स ऑफ पार्टनरशिप के लिए एडमिट कर सकते हैं, यानी डे वन से पार्टनरशिप चालू हुआ तब से माइनर पार्टनर नहीं हो सकता, पार्टनरशिप हमेशा दो मेजर लोगों के बीच में होगा, पार्टनरशिप चालू होने के बाद माइनर को एडमिट कर सकते हैं फॉर द बेनिफिट ऑफ पार्टनरशिप।
तो अभी माइनर को जब भी हम एडमिट करेंगे तो माइनर के लिए क्या रहेगा कि उसके क्या राइट है कि वो अपना शेयर ले सकता है प्रॉफिट में, बट वो पार्टनर्स को स्यू नहीं कर सकता। वो स्यू तभी कर सकता है व्हेन ही वांट्स टू सीवर हिज कनेक्शन विद द फर्म। क्लियर? सो वो बुक्स ऑफ अकाउंट अपना शेयर ले सकता है, बुक्स ऑफ अकाउंट इंस्पेक्ट कर सकता है, बट पार्टनर्स को स्यू नहीं कर सकता। ही कैन स्यू ओनली व्हेन ही वांट्स टू सीवर हिज कनेक्शन विद द फर्म। राइट नाउ अब ये माइनर पार्टनर जब भी मेजर होगा तो इसको एक और राइट मिलता है कि जब ये मेजर होगा वहां से 6 मंथ्स में इसको डिसाइड करना है कि वेदर ही वांट्स टू कंटिन्यू इन द फर्म या डिसकंटिन्यू। अगर डिसकंटिन्यू कर रहा है तो उसे पब्लिक नोटिस देना पड़ेगा, और पब्लिक नोटिस नहीं दिया तो मान लेंगे कि वो कंटिन्यू करना चाहता था। ना माइनर का लायबिलिटी, जब तक वो एज अ माइनर पार्टनर है उसका लायबिलिटी लिमिटेड होगा, जितना कैपिटल डाला उतने के लिए, यानी उसका पर्सनल लायबिलिटी नहीं है, अनलिमिटेड लायबिलिटी नहीं है, लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ कैपिटल बॉट इन बाय हिम। क्लियर? देन माइनर जब भी मेजर होता है तो उसको इलेक्शन का राइट मिलता है कि वो कंटिन्यू करना चाहता है या नहीं। क्लियर? ये वाला पार्ट पूरा सेम है। देन उसके बाद रिलेशन ऑफ पार्टनर टू वन अनदर, पार्टनर्स का आपस में रिलेशन कैसे रहता है, तो ऐसा बोलते हैं म्यूचुअल एजेंसी, एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के लिए लायबल होता है। सो वो एग्रीमेंट के थ्रू राइज होता है, वॉट एवर इज मेंशन्ड इन एग्रीमेंट वो प्रिवेल करेगा, एग्रीमेंट नहीं है तो एक्ट के अंदर के प्रोविजंस फॉलो करेंगे। देन व्हाट आर द राइट्स ऑफ पार्टनर, पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज क्या है। सो राइट क्या है, तो देखो वहां पे पार्टनर बिजनेस में पार्टिसिपेट कर सकता है, देन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एक्सेस कर सकता है, प्रॉफिट में शेयर ले सकता है, उसने फर्म के बिहाफ पे कुछ खर्चा किया है, ये सारा पार्ट है ना। क्वेश्चन में ऑप्शन गिवन होंगे सामने, रटने की जरूरत नहीं है, देख के आइडेंटिफाई कर सकते हो राइट है या ड्यूटी है। राइट? सो आइडेंटिफाई, एकदम ध्यान से ऐसा रीड करने का ट्राई करना, ऐसा मगअप मत करो क्योंकि तुम्हारे सामने तो 4 ऑप्शन गिवन होंगे, तुमको आइडेंटिफाई करना है वो राइट है या लायबिलिटी है। जैसे प्रॉफिट शेयर करना राइट है, लॉस शेयर करना ड्यूटी है, एक्सपेंसेस रीइंबर्स करना ड्यूटी है, एक्सपेंसेस का रीइंबर्समेंट लेना राइट है, एडमिशन ऑफ पार्टनर रोकना राइट है ना, जरूरत पड़ने पे पार्टनर्स को जैसे एडमिट कराना वो एक तरीके से ड्यूटी हो गया। राइट? तो ऐसे राइट्स एंड ड्यूटीज होते हैं पार्टनर के। तो ये सारा पार्ट एक बार रीड करोगे, राइट्स एंड ड्यूटीज अच्छे से रीड करना तुम लोग। देन उसके बाद में रिलेशन ऑफ पार्टनर्स टू थर्ड पार्टी, तो एक पार्टनर थर्ड पार्टी के साथ में जो रिलेशन होता है वेदर लायबिलिटी कैसे आएगा फर्म का। तो देखो सिंपल सा पॉइंट, अगर पार्टनर कोई ऐसा काम करता है जो फर्म के बिजनेस से रिलेटेड है एंड अपनी अथॉरिटी में रहते हुए काम करता है तो उसके लिए फर्म लायबल होगा, बट अगर बिजनेस से रिलेटेड नहीं है तो फर्म इज नॉट लायबल। नाउ बिजनेस से रिलेटेड है बट पार्टनर अथॉरिटी के बाहर जाके काम करता है तो हम चेक करेंगे कि वेदर वो जो अथॉरिटी था वो थर्ड पार्टी को पता था या नहीं पता था। इफ द थर्ड पार्टी इज अनअवेयर ऑफ सच अथॉरिटी देन फर्म विल बी लायबल, और अगर थर्ड पार्टी को पता था उस अथॉरिटी के बारे में देन फर्म इज नॉट लायबल। तो ऐसा करके कंडीशन आता है। देन अथॉरिटी ऑफ पार्टनर बोलते हैं, एक होता है एक्सप्रेस अथॉरिटी, इंप्लाइड। एक्सप्रेस मतलब एग्रीमेंट में लिखा है तो ये काम होगा, इंप्लाइड मतलब ये तो बाय डिफॉल्ट होता है। तो कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो तो वहां पे 4 इंप्लाइड अथॉरिटी आता है। क्या क्या? सेल ऑफ फर्म्स गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स, पेमेंट एक्सेप्ट करना एंड एंगेज और डिस्चार्ज एम्प्लॉइज। ये 4 कोई भी पार्टनरशिप फर्म हो सब में इंप्लाइड होता है। बट अगर ट्रेडिंग फर्म है तो ट्रेडिंग फर्म में 3 और इंप्लाइड अथॉरिटी होता है। क्या क्या? बोरो मनी ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, मेक इश्यू और एक्सेप्ट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट, या फिर सोलिसिटर, कोई एजेंट और अपॉइंट करना फर्म के गुड्स और बेचने के लिए कन्विंस करके, तो ऐसे टाइप का वो काम कर सकता है। तो ये 3 ट्रेडिंग फर्म के लिए है। तो ट्रेडिंग फर्म में 7 इंप्लाइड अथॉरिटी हो गया, बाकी सब फर्म में 4 ही होता है। नाउ कुछ ऐसे केसेस जहां पे इंप्लाइड अथॉरिटी नहीं होता है, ध्यान रखना एग्जाम में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंप्लाइड अथॉरिटी, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज इंप्लाइड अथॉरिटी, वैसे करके कंडीशन आएगा। और इन अ ट्रेडिंग कंसर्न, इन अ मैन्युफैक्चरिंग फर्म, ऐसे ध्यान रखना ट्रेडिंग गिवन है तो 7 हो जाएगा और मैन्युफैक्चरिंग है तो 4 ही होगा। नाउ एक्ट्स बियॉन्ड इंप्लाइड अथॉरिटी, कौन कौन से काम जब तक पार्टनर्स एग्रीमेंट नहीं करते नहीं कर सकते। क्या क्या है ये? तो देखो 4 तो है, कोर्ट से रिलेटेड, डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशन में डालना, राइट। देन कोई कोर्ट में केस पेंडिंग है तो वहां पे क्लेम को माफ कर देना, रेलिंक्विश कर देना, किसी पे केस विड्रॉ कर लेना, या कोर्ट में जाके लायबिलिटी एक्सेप्ट कर लेना। तो ये 4 काम जब तक सब पार्टनर्स नहीं बोल रहे, पार्टनर अकेला नहीं कर सकता। देन ट्रांसफर इमूवेबल प्रॉपर्टी या एक्वायर इमूवेबल प्रॉपर्टी, फिर बैंक अकाउंट ओपन करना फर्म के बिहाफ पे खुद के नेम पे, या फर्म को कोई और पार्टनरशिप में एंटर करा दिया तो हमारा यहाँ तो लायबिलिटी अनलिमिटेड है, कहीं और जाके पार्टनर बना दिया तो रिमेनिंग पार्टनर्स का लायबिलिटी भी तो अनलिमिटेड हो जाएगा। सो इन ऑर्डर टू प्रिवेंट दैट, जब तक कंसेंट नहीं दिया वो कोई और पार्टनरशिप फर्म में पार्टनर नहीं बना सकता। सो ये इंप्लाइड अथॉरिटी के पॉइंट्स थे। देन व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ पार्टनर्स लायबिलिटी, पार्टनर कितने अमाउंट तक के लिए लायबल है। तो अगेन हम बोलते हैं इंप्लाइड अथॉरिटी में है
और फर्म लायबल होगा तो उनका लायबिलिटी अनलिमिटेड होता है। बट अगर अथॉरिटी के बाहर जाके काम करते हैं तो इन दैट केस थर्ड पार्टी को पता है नहीं पता, उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है। क्लियर? देन उसके बाद में अगर कोई पार्टनर जाके रॉन्गफुल एक्ट कराता है, टॉट कराता है, तो क्या फर्म लायबल होगा? तो अगर वो फर्म के बिजनेस के लिए और दूसरे पार्टनर्स की नॉलेज में है देन फर्म इज लायबल, अदरवाइज पार्टनर के टॉट के लिए फर्म लायबल नहीं होता है। देन इनकमिंग पार्टनर का लायबिलिटी जब वो एडमिट हुआ उसके बाद ही रहेगा, बट अगर वो पुरानी लायबिलिटीज लेता है तो हम उसको नोवेशन बोलते हैं। आउटगोइंग पार्टनर जिस दिन अलग हो गया, पब्लिक नोटिस देना है ना, तो पब्लिक नोटिस तक उसका लायबिलिटी रहेगा, पब्लिक नोटिस के बाद ही इज नॉट लायबल फॉर डेट ऑफ द फर्म, बट अगर वो चाहे तो कंटिन्यू कर सकता है बाय नोवेशन। अगेन नोवेशन क्या होता है? सिंपली अपनी लायबिलिटी से ज्यादा लायबिलिटी लेना। सो इनकमिंग पार्टनर पहले का लायबिलिटी ले रहा है या आउटगोइंग पार्टनर रिटायर होने के बाद भी इज सेइंग कंटिन्यू टू बी लायबल, उसको हम टेक्निकल टर्म में नोवेशन बोलते हैं। देन अगर पार्टनर के डेथ या इंसॉल्वेंसी आ जाता है तो इन सच सिनेरियो हम ऐसा बोलेंगे उस पार्टनर का लायबिलिटी खत्म हो जाएगा एंड उसका जो भी पैसा है पीछे उसके लीगल या डिसीज और को जैसे मिल जाएगा। देन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म, तो अब यहाँ पे दो पार्ट आता है, एक तो है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप और एक है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप क्या होता है? जैसे फर्म में कुछ चेंज हो रहा है, एडमिशन ऑफ पार्टनर, रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, डेथ, इंसॉल्वेंसी, ये सब डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप है, बट फर्म तो अभी भी बिजनेस कर रहे हैं। बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मींस पार्टनरशिप भी खत्म हो गया, हम बिजनेस ही बंद कर देते हैं। सो डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में बिजनेस कम्स टू एन एंड, बट डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में बिजनेस चलता है बट खाली पार्टनरशिप का स्टेटस कुछ ऐसा चेंज हो जाता है। सो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप कब कब होता है? तो देखो हमारा ड्यूरेशन फिक्स हो गया, वेंचर कंप्लीट हो गया, पार्टनर की डेथ हो गई, इंसॉल्वेंसी एंड रिटायरमेंट, इन ऑल दीज केसेस पार्टनरशिप डिसॉल्व हो रहा है बट फर्म तो कंटिन्यू कर सकता है। बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म मतलब फर्म का बिजनेस ही बंद हो गया। तो अब ये डिसोल्यूशन ऑफ फर्म 4 केसेस में हमें कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है। अगर म्यूचुअली एग्री करके बंद कर रहे हैं, सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए या एक को छोड़ के सारे इंसॉल्वेंट हो गए, तो अकेला तो हो ही नहीं सकता, 2 लोग चाहिए मिनिमम। देन बिजनेस इलीगल हो गया या हमने पार्टनरशिप एट विल किया था, तो रिटर्न नोटिस देके हम डिसॉल्व कर सकते हैं, राइट? तो इन 4 केसेस में बिना कोर्ट में जाए डिसोल्यूशन हो सकता है, इन 4 केसेस में बिना कोर्ट में जाए डिसोल्यूशन हो सकता है। एंड बाकी सब केसेस में क्या होगा? बाकी सब केसेस में हमें कोर्ट का अप्रूवल, कोर्ट में जाके डिसोल्यूशन करा सकते हैं। तो वो पॉइंट कौन से हैं? पार्टनर अनसाउंड माइंड का हुआ, पार्टननर परमानेंटली इनकैपेबल हो गया, कोई पार्टनर मिसकंडक्ट करता है बिजनेस में, पार्टनरशिप डीड को फॉलो नहीं कर रहे लोग, देन उसके बाद बिजनेस बहुत टाइम से लॉस में चल रहा है, बिजनेस कंटिन्यूअसली रनिंग एट अ लॉस, देन उसके बाद कोई पार्टनर अपना इंटरेस्ट किसी और पार्टनर को ट्रांसफर कर देता है या फिर कोर्ट को जस्ट एंड इक्विटेबल लगता है, तो इन केसेस में हम कोर्ट में जाके, क्योंकि हमारा एग्रीमेंट था ना 10 साल का, 10 साल से पहले करना है तो कोर्ट में जाके एग्रीमेंट को कैंसिल कराना पड़ता है। तो इन केसेस में हमें कोर्ट में जाना पड़ेगा, बट ऊपर वाले 4 केसेस में कोर्ट में जाने की जरूरत नहीं है, फर्म ऐसे ही डिसॉल्व हो सकता है। अगेन लर्न ऑल दिस पॉइंट्स थ्रू हेडिंग व्यू पॉइंट, कौन कौन से केस में कोर्ट में जाके होगा, कौन कौन से में विदाउट कोर्ट होगा। अंदर का पार्ट इतना रिलेवेंट नहीं है जितना हेडिंग इंपॉर्टेंट है। देन अगर फर्म डिसॉल्व हो जाता है तो इन सच ए सिनेरियो पब्लिक नोटिस देना है। नाउ जब तक असेट्स और सारे बिक नहीं जाते, पार्टनर्स का अथॉरिटी रहेगा, वो कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं बट नए कॉन्ट्रैक्ट एंटर नहीं कर सकते, सो कंटिन्यूइंग अथॉरिटी रहेगा। एंड जब तक पूरे अकाउंट्स और क्लोज नहीं हो जाते, दे विल कंटिन्यू टू बी लायबल फॉर द एक्ट्स ऑफ द फर्म, बट नए कॉन्ट्रैक्ट्स पब्लिक नोटिस के बाद के एक्ट के लिए उनका लायबिलिटी अराइज नहीं होता है। 10 जब भी कोई पार्टनर आता है फर्म में तो कुछ गुडविल का अमाउंट पे करता है, बट उसने गुडविल का अमाउंट कोई सर्टेन ईयर के लिए पे किया। समझो मैं जब फर्म में एंटर हुआ, मुझे बोला 10 साल के लिए पार्टनर हुआ, 50 लाख गुडविल दे दो, पता लगा 2 साल बाद ही फर्म बंद कर दिया, तो मैं मेरा पैसा वापस मांगूंगा ना, राइट टू रिटर्न ऑफ प्रीमियम। क्लियर? प्रोपोर्शनेटली अगर टाइम से पहले आपने बिजनेस बंद किया तो प्रोपोर्शनेटली आपको गुडविल रिटर्न करना पड़ेगा। बट अगर फर्म बंद हुआ क्योंकि किसी पार्टनर की डेथ हो गई या म्यूचुअली एग्री करके किया या पार्टनर जिसको रिफंड करना था उसी की गलती के कारण फर्म बंद हो रहा है, तो इन सच अ सिनेरियो गुडविल रिटर्न नहीं होगा। देन जब भी अकाउंट्स मतलब फॉर्म बंद होता है तो सेटलमेंट कैसे होगा? सबसे पहले आउटसाइड क्रेडिटर्स को पे करेंगे, फिर पार्टनर्स का लोन पे करेंगे, फिर पार्टनर्स का कैपिटल जाएगा एंड जो बच जाएगा वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। क्लियर? तो ये तरीका है कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। एंड लॉस, अगर कोई पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है तो गार्नर वर्सेस मरे रूल अप्लाई होता है, बिजनेस में कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है हम कैलकुलेशन करेंगे एंड उस कैपिटल के कंट्रीब्यूशन में रिमेनिंग पार्टनर्स को इंसॉल्वेंट पार्टनर का पेमेंट भी करना पड़ेगा। तो सॉल्वेंट पार्टनर्स को पे करना पड़ेगा
किस रेशियो में करना पड़ेगा? इन देयर रेशियो ऑफ रिस्पेक्टिव कैपिटल। ये गार्नर वर्सेस मोरे का रूल है। अगेन अकाउंट्स में भी ऐसा पार्ट देखते हैं। गुडविल क्या होता है? इंटेंजिबल एसेट। फर्म जब भी बिजनेस करता है 4 साल 5 साल तो एक पर्टिकुलर गुडविल बन जाता है, क्योंकि कम्युनिटी में बहुत सारे लोग जानने लग जाते हैं। तो गुडविल हमेशा फर्म का प्रॉपर्टी होता है, कोई अकेले पार्टनर का नहीं होता। बट नॉमिनल पार्टनर के केस में पार्टनर का गुडविल हो सकता है। क्लियर? सो ये गुडविल वाला पॉइंट अगेन अंदर का पॉइंट ऐसा रीड करने की जरूरत नहीं है। देन उसके बाद रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म ऑप्शनल होता है, कंपलसरी नहीं है। रजिस्ट्रेशन ऑफ फॉर्म इज ऑप्शनल, हाउएवर महाराष्ट्र में मैंडेटरी है। क्लियर? नाउ रजिस्ट्रेशन में क्या होगा? आप अपना नेम, एड्रेस, बिजनेस ये सारा लिख के एक पेपर पे रजिस्ट्रार के पास भेजो, फीस दो, वो आपको रजिस्टर कर लेगा। दैट रजिस्टर्ड एग्रीमेंट विल एक्ट एज अ प्रूफ। सो रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, कंपल्शन नहीं है। बट अगर आपने नहीं कराया तो सर्टेन कॉन्सिक्वेंसेज है। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, कॉन्सिक्वेंसेज क्या है? पार्टनर्स एक दूसरे को स्यू नहीं कर सकते, पार्टनर्स किसी थर्ड पार्टी को स्यू नहीं कर सकते। हाउएवर थर्ड पार्टी पार्टनर्स को स्यू कर सकता है। क्लियर? तो ये हो गया बेसिकली डिसएडवांटेज अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो। बट अगर फर्म अनरजिस्टर्ड है तो भी वो डिसोल्यूशन के लिए, बुक्स ऑफ अकाउंट्स ऑफ डिसॉल्व्ड फर्म, प्रॉपर्टी ऑफ डिसॉल्व्ड फर्म, तो डिसोल्यूशन के टाइम पे हम केस फाइल कर सकते हैं। देखो सिंपली टर्म में तुम्हारे बीच में पार्टनरशिप है, एग्रीमेंट रजिस्टर्ड नहीं है, कोर्ट में जाओगे, एक अलग दिखा रहा है दूसरा अलग दिखा रहा है, कौन सही है हमें क्या पता। सो देयरफॉर रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है तो प्रूफ होगा, देखो ये हमारा रजिस्टर्ड एग्रीमेंट है। सो कोर्ट डिस्प्यूट को सॉल्व नहीं कर सकता। बट हाँ, अगर फॉर्म बंद करना है तो कोर्ट पार्टनरशिप एक्ट के प्रोविजंस लगा के आपको फॉर्म को बंद कर देगा इफ देयर इज नो एग्रीमेंट। क्लियर यहां तक? देन उसके बाद में नीचे वाला पार्ट कि एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म भी हम ऐसा बोलेंगे कि डेट ऑफ सूट, जब हम केस फाइल करें उस टाइम पे चेक करेंगे रजिस्टर्ड है या नहीं है। केस फाइल करने से पहले रजिस्टर करा लिया तो कोर्ट केस सुनेगा, रजिस्टर्ड फॉर्म आएगा। और अगर केस मतलब अनरजिस्टर्ड है और केस फाइल करने के बाद रजिस्ट्रेशन कराए तो वैलिड नहीं होगा। एक अनरजिस्टर्ड फॉर्म भी मैक्सिमम 100 रुपीज का सेट ऑफ क्लेम कर सकता है। अपना जो भी पैसे का लेन देन है उसमें 100 रुपीज कम करवा सकता है। दैट इज बेसिक क्राइटेरिया। क्लियर? अब किसी पर्सन को पार्टनर बनाया तो वो तो उसका पर्सनल विल है ना, बनना है नहीं बनना, तो हम ऐसे स्पेसिफिक परफॉर्मेंस नहीं ले सकते हैं पार्टनरशिप का। क्लियर? देयर कैन नॉट बी स्पेसिफिक परफॉर्मेंस। नाउ कभी हम फर्म को बदनाम करते हैं, लिबेलियस स्लैंडर, डिफेम करते हैं, तो वो पार्टनर्स और फर्म तो एक ही एंटिटी है। फर्म का मतलब हम ऐसे बोलते हैं फर्म का डिफेमेशन मतलब पार्टनर्स का डिफेमेशन है। क्लियर है यहां तक पॉइंट? नाउ अब इसके बाद में तुमको एलएलपी रिलेटेड प्रोविजन गिवन है। तो एलएलपी क्या होता है? ये पार्टनरशिप और कंपनी का हाइब्रिड फॉर्म है। बिजनेस करने का तरीका पार्टनरशिप की तरह होगा, बट फीचर्स जो होंगे वो सारे कंपनी के फीचर्स होते हैं। राइट? तो अभी एलएलपी क्या है? लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप 2008 में एक्ट इंट्रोड्यूस हुआ था। तो इसके फीचर्स सारे कंपनी जैसे हैं, तो इट इज ट्रीटेड एज अ बॉडी कॉर्पोरेट। हम कंपनी नहीं बोलते क्योंकि कंपनीज एक्ट में नहीं है, ये एलएलपी एक्ट में इनकॉर्पोरेटेड है। सो दैट्स व्हाई इट इज अ बॉडी कॉर्पोरेट। सेपरेट लीगल एंटिटी मेंबर्स से परपेचुअल सक्सेशन होगा, कॉमन सील होगा, लिमिटेड लायबिलिटी होगा, यानी फीचर्स सारे कंपनी की तरह। बट बिजनेस करने का तरीका क्या, जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो प्रिवेल करेगा। सो एलएलपी बॉडी कॉर्पोरेट होगा, लीगल एंटिटी है जिसका परपेचुअल सक्सेशन है, पार्टनर से अलग होता है। पार्टनर्स के राइट्स एंड ड्यूटीज एलएलपी में आपस में डिसाइडेड रहते हैं। एंड इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट एलएलपी एक्ट प्रिवेल करेगा, यानी जो जो एग्रीमेंट में लिखा हुआ है वो पहले प्रिवेल करेगा, नहीं तो एक्ट देखेंगे। पार्टनरशिप का भी यही होता है, एग्रीमेंट में जो लिखा हुआ है वो प्रिवेल करता है, एग्रीमेंट में कुछ भी नहीं लिखा हुआ तो हम एक्ट देखते हैं। वेयरएज कंपनी में रिवर्स होता है, पहले एक्ट देखते हैं बाद में आर्टिकल्स देखते हैं। राइट? देन एलएलपी सेपरेट लीगल एंटिटी है, ये पार्ट हमने देखा, फोकस किया। देन एवरी पार्टनर इज ट्रीटेड एज एन इक्वल मेंबर इन एलएलपी। यहाँ पे कुछ ऐसा नंबर ऑफ शेयर्स और का कंसेप्ट नहीं होता, हर मेंबर इक्वल ट्रीट किया जाता है। बट उनका प्रॉफिट शेयरिंग अलग अलग हो सकता है, डिपेंडिंग ऑन किस हिसाब से वो लोग बिजनेस ला रहे हैं फॉर्म में, उसके हिसाब से डिफरेंट प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि वो सेम रहे, अलग डिसाइड कर सकते हैं एग्रीमेंट के अंदर। नाउ एलएलपी में एक पार्टनर दूसरे पार्टनर के एक्ट के लिए लायबल नहीं होता है। सो जैसा म्यूचुअल एजेंसी वाला जो कंसेप्ट होता है, दैट इज नॉट देयर इन केस ऑफ एलएलपी। सब एलएलपी का एडवांटेज क्या? सेपरेट एंटिटी है,
इसको फॉर्म करना इजी है कंपनी के कंपैरिजन में, फ्लेक्सिबिलिटी है, परपेचुअल सक्सेशन है, इंटरनेशनली रिनाउंड फॉर्म ऑफ बिजनेस है, मिनिमम कैपिटल का रिक्वायरमेंट नहीं, मिनिमम मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर जो 20 हो सकते थे, यहाँ पे कुछ ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कितने भी हो सकते हैं, एलएलपी और पार्टनर्स अलग होते हैं, इजी टू डिसॉल्व वाइंडिंग अप, देन रिक्वायरमेंट कॉस्ट जो रहता है, कॉस्ट ऑफ फॉर्मेशन वो बहुत कम होता है। डिसएडवांटेज क्या है कि पब्लिक से पैसा नहीं ले सकता, जैसे कंपनी शेयर इशू कर सकता है, एलएलपी नहीं कर सकता। क्लियर? देन एनी एक्ट ऑफ पार्टनर विदाउट द नॉलेज ऑफ अदर पार्टनर एलएलपी को बाइंड करेगा। सम केसेस पर्सनल अनलिमिटेड लायबिलिटी भी हो जाता है सर्टेन केसेस के अंदर। देन मैनेजमेंट एंड ओनर सेपरेट नहीं है, सेम है, जो पार्टनर्स है वो ही मैनेज करेंगे, ये इसका डिसएडवांटेज हो जाता है। देन एलएलपी एग्रीमेंट एक रिटन एग्रीमेंट होता है बिटवीन द पार्टनर्स। इन एब्सेंस ऑफ एग्रीमेंट तो फिर हम एक्ट के प्रोविजन अप्लाई करेंगे, उस हिसाब से डिसीजन होगा। तब एग्रीमेंट के अंदर हम क्या लिखते हैं, तो जैसे पार्टनरशिप एग्रीमेंट में है कि अगर कुछ नहीं लिखा तो प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली शेयर करेंगे, इंडेमनिफाई करेंगे एक दूसरे को, तो जो राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर पढ़ते हैं ना वो यहाँ पे आएगा। क्लियर? देन जो उसकी वजह से कोई लॉस हो रहा है तो वो इंडेमनिफाई करेगा, ही कैन टेक पार्ट इन मैनेजमेंट, देन ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू रेम्यूनरेशन जब तक एग्रीमेंट में नहीं लिखा, विदाउट कंसेंट ऑफ ऑल पार्टनर्स नए पार्टनर को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते। यहाँ पे लिख लोगे दीज आर सेम एज राइट्स ऑफ पार्टनर, राइट्स ऑफ पार्टनर जो पढ़ोगे ना उसके जैसे सेम पॉइंट्स है यहाँ पे, बुक्स ऑफ अकाउंट हो जाके इंस्पेक्ट कर सकता है, अपना प्रॉफिट का शेयर मांग सकता है। क्लियर? बिना उसकी कंसेंट के कोई सीक्रेट प्रॉफिट हुआ तो उसमें भी प्रॉफिट ले सकता है। देन कोई भी इंडिविजुअली एक बॉडी कोऑपरेट भी पार्टनर हो सकता है यहाँ पे, राइट? बट यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर बोलते हैं, जो बिजनेस को मैनेज करेंगे उसको डेजिग्नेटेड पार्टनर, एंड बाकी सब नॉर्मल पार्टनर हो सकते हैं। सो इंडिविजुअल पार्टनर कौन हो सकता है? कोई भी पर्सन पार्टनर बन सकता है, बट प्रोवाइडेड वो साउंड माइंड का होना चाहिए, इंसॉल्वेंट नहीं होना चाहिए। क्लियर? या उसने इंसॉल्वेंसी का एप्लीकेशन नहीं किया है। इन अदर वर्ड, अगर एक पर्सन अनसाउंड माइंड का है, इंसॉल्वेंसी का खुद एप्लीकेशन करता है या कोर्ट ने इंसॉल्वेंट डिक्लेयर किया है, तो वैसा पर्सन पार्टनर नहीं बन सकता। एलएलपी में मिनिमम 2 पार्टनर होने चाहिए, मैक्सिमम पे कोई लिमिट नहीं है। क्लियर? देन जो लायबिलिटी होगा, कोई रॉन्गफुल एक्ट ओमिशन के लिए लायबल होंगे, बट वो पर्सनल लायबल नहीं होते, लायबिलिटी लिमिटेड होता है। देन पार्टनरशिप बोलते हैं ना, एवरी पार्टनर इज एजेंट ऑफ अदर पार्टनर, अ पार्टनर इज नॉट एजेंट ऑफ एलएलपी। एलएलपी में म्यूचुअल एजेंसी वाला कंसेप्ट नहीं होता है। देन हर पार्टनर बिजनेस में कंट्रीब्यूट करेगा, कुछ टेंजिबल प्रॉपर्टी, मूवेबल, इमूवेबल, तो उस हिसाब से कुछ भी होगा वो एग्रीमेंट के अंदर मेंशन करके होता है। देन ये ध्यान रखोगे, डेजिग्नेटेड पार्टनर जैसे डायरेक्टर के लिए डिन होता है, डेजिग्नेटेड पार्टनर के लिए डिपिन होता है, तो हर डेजिग्नेटेड पार्टनर का एक अलग से डिपिन नंबर होगा। डिन एंड डिपिन नंबर सेम होता है, खाली अलग अलग जगह यूज कर सकते हैं, बट दोनों सेम माने जाते हैं, यूनिक होता है। क्लियर? देन जो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स है इनका लायबिलिटी होगा फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द फर्म, दे विल बी लायबल। जो भी पेनल्टी और इंपोज होगा वो सारे डेजिग्नेटेड पार्टनर पे होता है, नॉर्मल पार्टनर पे नहीं होगा। देन एलएलपी में भी नेम अवेलेबिलिटी का प्रोसीजर फॉलो करना है, और ये अपने नाम के आगे एलएलपी यूज करेंगे। क्लियर? 2 और मोर पर्सन जो लॉफुल बिजनेस कर रहे हैं ये जाके एप्लीकेशन कर सकते हैं रजिस्टर ऑफ एलएलपी के पास में, अपना जो एलएलपी एग्रीमेंट है इसका कॉपी और फाइल करेंगे, ये सारी डिटेल्स देंगे, अपना मतलब कौन से स्टेट में है, एड्रेस क्या है, क्या बिजनेस करेंगे, ये डिटेल देके इनको रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी है। नाउ सारी डिटेल्स चेक करने के बाद में इनको एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट मिल जाता है, उस दिन से हम इसे एलएलपी मानेंगे, एक बॉडी कॉर्पोरेट बन गया और ये खुद के नाम पे कॉन्ट्रैक्ट एंटर कर सकता है। क्लियर है यहाँ तक पॉइंट? सो ये एलएलपी रिलेटेड प्रोविजंस तुमको देखने हैं। नाउ इन केस ऑफ फ्रॉड लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाता है, अगर पार्टनर्स कुछ फ्रॉड करेंगे तो लायबिलिटी अनलिमिटेड हो जाएगा। एलएलपी में एक पार्टनर अपने इंटरेस्ट को ट्रांसफर भी कर सकता है, जैसे पार्टनरशिप में होता नहीं ना किसी और को अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर दे, एलएलपी में ट्रांसफरेबिलिटी अलाउड होता है। बट डेजिग्नेटेड पार्टनर ट्रांसफर नहीं कर सकते। नॉर्मल पार्टनर अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर सकते हैं, बट मैनेजमेंट कंट्रोल का राइट वो किसके पास होता है? डेजिग्नेटेड पार्टनर के पास, वो ट्रांसफर नहीं हो सकता है। क्लियर? एंड देन हम एलएलपी को वाइंड अप करवा सकते हैं ट्रिब्यूनल के पास जाके, अगर मेंबर्स पार्टनर सारे मिलके बोले तो बंद कर सकते हैं। पार्टनर्स कम हो गए, 2 से कम हो गए, 6 महीने से ज्यादा हो गया, पार्टनरशिप डेट पे नहीं कर पा रहा,
कंट्री के अगेंस्ट में काम कर रहा है, एनुअल अकाउंट एनुअल रिटर्न फाइल नहीं करता 5 इयर्स के लिए, या ट्रिब्यूनल को जस्ट एंड इक्विटेबल लगता है, तो इन 5 केसेस में एलएलपी को हम वाइंड अप कर सकते हैं। क्लियर है यहाँ तक? एलएलपी इंडिया के बाहर इनकॉर्पोरेटेड है तो उसको फॉरेन एलएलपी बोलेंगे। क्लियर? सो बेसिकली हमने आज 4 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का देखा रिवीजन। अभी नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम रिमेनिंग टॉपिक्स का भी रिवीजन करेंगे, बट डू मेक श्योर कि आज का आज इसको एक बार वापस से रीड कर लो ताकि तुमको फटाफट प्रोविजंस याद आए। बहुत सारी चीजें मैंने तुमको बोला तुम स्किप कर दो, तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट रिलेवेंट नहीं है, मैं बोलता हूँ ब्लाइंडली तुम स्किप कर सकते हो, एग्जाम में वैसे टाइप के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। फोकस ऑन फर्स्ट लाइन ऑफ पैराग्राफ, फोकस ऑन हेडिंग, सबसे ज्यादा वही है। पेपर इतना हार्ड नहीं आता, पॉइंट खाली इतना है 60 मार्क के लिए इतने सारे चैप्टर है, तो एवरेज वेटेज 60 मार्क मतलब 30 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चंस में तुमको इतने सारे चैप्टर पढ़ने, तो ऑन एन एवरेज 4-5 क्वेश्चन भी अगर पकड़ो तो जो इंपॉर्टेंट पार्ट होगा वही एग्जाम में रिपीट होता है। सो पेपर इज नॉट दैट टफ, बहुत इजी रहता है। सिंपली तुमको बस एक बार ऐसा फटाफट से रिवीजन क्रैश होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? सो डू स्टडी वेल, अच्छे से इसका करोगे। नेक्स्ट लेक्चर का टाइमिंग मैं तुम लोगों को अनाउंस करूंगा, बताऊंगा अकॉर्डिंगली। तब तक के लिए पूरा अच्छे से ये 4 टॉपिक्स प्रिपेयर करो।